हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा जो चैप्टर 9 है क्लास 10 का लाइट यानी कि प्रकाश, रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन और रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन, इस चैप्टर के महत्वपूर्ण टॉपिक्स आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। क्या होता है रिफ्लेक्शन, क्या होता है रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है और स्नेल का नियम क्या है, और जितने भी लेंस के अंदर जो इमेज बनते हैं और मिरर के अंदर जो इमेज बनते हैं वह पावर ऑफ लेंस और विभिन्न फिनोमेना जो कि रिफ्रैक्शन के ऊपर आधारित है, उन सभी टॉपिक्स को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहें क्योंकि आज का वीडियो लंबा होगा, क्योंकि एवरी टॉपिक्स यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले लाइट क्या है, तो देखिए लाइट इज ए एनर्जी। लाइट एक प्रकार की एनर्जी है और इसके कारण ही हम एवरी ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। जैसे आई जो है, आई इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। आई के सहारे से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, बट लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि विदाउट लाइट के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट गिरेगी और वहां से वो रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होके उसका जो इमेज हमारी रेटिना पर बनेगा तभी वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। तो प्रकाश और उसका परावर्तन और अपवर्तन यानी कि लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। देखिए वी कैन सी द ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ लाइट, यानी कि हम ऑब्जेक्ट को हेल्प ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की लाइट की सहायता से हम उसको देख पाते हैं। और एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द लाइट, ऑब्जेक्ट क्या करती है, लाइट को रिफ्लेक्ट करती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी रेटिना पे उसका इमेज बनता है और इमेज बनेगा हमारा रियल और इनवर्ट बनेगा। क्योंकि हमारा जो आई के अंदर जो लेंस होता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। एंड व्हेन वी रिसीव इट बाय आईज, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड, जो रिफ्लेक्शन हुआ है ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो लाइट गिरी है वहां से जो रिफ्लेक्ट है, जो रिफ्लेक्ट होके हमारी आई तक रिसीव हो रहा है, और आई के अंदर किस जगह, रेटिना पर यानी कि दृष्टि पटल पर। तो देखिए हमारे क्या क्या टॉपिक है इसके अंदर। देन वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, इस प्रकार हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। एनी ऑब्जेक्ट कैन ट्रांसपेरेंट व्हेन इट ट्रांसमिट द लाइट थ्रू इट, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर ट्रांसपेरेंट है यानी पारदर्शी है तो उससे लाइट क्या हो जाएगी, गुजर जाएगी, थ्रू हो जाएगी, यानी कि उस पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, उस पर होगा रिफ्रैक्शन। क्या होगा, रिफ्रैक्शन, क्योंकि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या करती है, रिफ्रैक्शन करती है। जैसे ग्लास जो है वो रिफ्रैक्शन करेगा, वाटर है, एयर है, तो देट आर रिफ्रैक्ट टू द लाइट। देखिए रिफ्लेक्शन क्या है, तो देखिए रिफ्लेक्शन व्हेन लाइट रेज, जब भी कोई प्रकाश किरण किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराती है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकरा के वो रिबाउंड होके बैकअप हो जाती है और सेम डायरेक्शन में बैकअप हो जाती है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी कि बाउंसिंग होना, बैक होना किसका, लाइट का, इनटू सेम मीडिया, यानी कि जिस मीडिया से वो ट्रांसफर होके गई थी उसी मीडिया में बैकअप होना, बाय द स्मूथ सरफेस, यानी कि स्मूथ सरफेस क्या होगा, वो होगा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि होगा मिरर। तो मिरर के द्वारा जो लाइट रे टकरा के बाउंस बैकअप हुई है, इस फिनोमिना को हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको कहेंगे अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन। देखिए लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब भी कोई प्रकाश किरण अगर स्मूथ सरफेस पे जा रही है यानी कि इंसिडेंस हो रही है तो उस रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट है वो क्या हो जाती है, सेम डायरेक्शन में चली जाती है, यानी कि सेम डायरेक्शन में लौट आती है। इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। जो लौटी हुई किरण है यानी कि जो बाउंस बैकअप जो किरण है वह कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे। और जो आपका जो प्लेन मिरर है, आपका जो मिरर है उसके 90 डिग्री के एंगल्स पर यानी कि प्रिपेंडिकुलर एक काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी लाइंस जिसको हम कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन। यानी कि नॉर्मल लाइन जो होता है आपके जो प्लेन मिरर है उसके प्रिपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे। तो देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं, तो ये प्रिपेंडिकुलर जो आपका जो समतल दर्पण है यानी कि प्लेन मिरर है, इसके ऊपर प्रिपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक इमेजिनरी लाइन है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन। और यहाँ पे जो किरण आ रही है, जो लाइट रे आ रही है, तो ये आने वाली किरण है इंसिडेंट रे, और ये जाने वाली जो किरण है यानी कि ये जो रिफ्लेक्टेड होने के बाद जब लौट रही है तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए
इंसिडेंट एंगल यानी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के बीच जो एंगल बन रहा है उसको कहेंगे अपन एंगल आई। क्या कहेंगे उसको? एंगल आई। तो यानी कि एंगल आई क्या है? इंसिडेंट एंगल क्या है? इंसिडेंट एंगल जो होता है वो अपीयर होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। ओके, दूसरी जो है हमारी नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे, दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है उसको कहेंगे एंगल आर। यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल जो आई है यानी कि आपका इंसिडेंट एंगल है वो हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। कई बार क्वेश्चन आता है, अगर इंसिडेंट एंगल दिया हुआ है तो कभी भी ये गलती मत करना कि जो रिफ्लेक्टेड एंगल है उसको ज्यादा कर दो या कम कर दो, वो उसके बराबर ही होगा। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई क्या है यहाँ पे? इंसिडेंट रे है। आर क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। एंगल आई क्या है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल। और आर, एंगल आर क्या है यहाँ पे? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल थ्री आर लाई ऑन सेम प्लेन, तीनों सेम प्लेन पे मिलती है। और दूसरा है एंगल आई का मान हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। तो ये दो रूल्स है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब हम इंसिडेंट रे देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए द लाइट विच फॉल ऑन सरफेस कॉल्ड इंसिडेंट रे। देखिए जो लाइट जो फॉल हो रही है किसके ऊपर? स्मूथ सरफेस पर यानी कि आपके मिरर पर, वो कहलाएगी इंसिडेंट रे और इसको डिनोटेट करते हैं हम आई से। किससे डिनोट करते हैं? आई से। दूसरी है रिफ्लेक्टेड रे, तो यानी कि जो लाइट विच इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द स्मूथ सरफेस, जो स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्टेड हुई वह लाइट क्या कहलाएगी? रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी। और रिफ्लेक्टेड रे को किससे डिनोट करेंगे हम? इसको डिनोट करेंगे आर से। तो आर क्या है यहाँ पे? रिफ्लेक्टेड रे है। आई यहाँ पे क्या है? इंसिडेंट रे है। ओके, नेक्स्ट देखिए नॉर्मल लाइन क्या है? तो नॉर्मल लाइन पहले ही आपको बता चुका हूं कि जो स्मूथ सरफेस है आपका प्लेन मिरर है उसके 90 डिग्री के एंगल पे एक इमेजिनरी लाइन है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन। तो देखिए द लाइन विच ड्रॉ 90 डिग्री एंगल्स विद द सरफेस एट रिफ्लेक्टेड पॉइंट, यानी कि रिफ्लेक्टेड पॉइंट जो है आपका जिस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है उसके 90 डिग्री एंगल पे एक इमेजिनरी लाइन है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन। अब इंसिडेंट एंगल क्या है? एंगल आई यानी कि देखिए द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो कहलाता है इंसिडेंट एंगल। जबकि रिफ्लेक्टेड एंगल जो है एंगल विच इज बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल यानी कि एंगल आर। देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? यानी कि परावर्तन का नियम। तो दो पॉइंट मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया, उनको एक बार और देख लेते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि आई, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल आई और एंगल आर हमेशा इक्वल होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि नॉर्मल और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे ऑल थ्री आर ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन, तीनों एक ही तल में मिलते हैं। देखिए एक ही तल में तीनों मिल रहे हैं, इस तरफ यहाँ तीनों पॉइंट मिल रहे हैं, यानी कि आई और एन और आर तीनों ही यहाँ पे मिलते हैं। तो ये जो नियम है ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट देखिए मिरर क्या है, दर्पण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए मिरर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका प्लेन मिरर, दूसरा होता है आपका स्फेरिकल मिरर। जो प्लेन मिरर होता है वो उसका जो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वो प्लेन होता है, बिल्कुल प्लेन। और जो आपका स्फेरिकल जो मिरर है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉनकेव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स। एक होता है कॉनकेव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स। देखिए द स्मूथ सरफेस विच कैन रिफ्लेक्ट द लाइट इज कॉल्ड मिरर, यानी कि ऐसी स्मूथ सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? मिरर कहते हैं। तो मिरर देखिए देयर आर टू टाइप ऑफ मिरर, यहाँ दो प्रकार के मिरर हैं, एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर यानी कि गोली मिरर। देखिए प्लेन मिरर क्या है? इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है तो हम इसको कहेंगे प्लेन मिरर। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है वो स्फेरिकल फॉर्म में है यानी कि गोलाकार फॉर्म में है, यानी कि इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज कर्व्ड, कर्व्ड भी कह सकते हैं या स्फेरिकल भी कह सकते हैं, देन इट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। इस प्रकार की कंडीशन को हम कहेंगे स्फेरिकल मिरर। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिल्कुल प्लेन है, एक जैसा है, तो उसको हम कहेंगे प्लेन मिरर। ओके, अब देखिए
देयर आर टू टाइप ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। जो कॉनकेव होता है वो होता है इनवर्ड, जबकि कॉन्वेक्स जो होता है वो होता है आउटवर्ड। इसका एक जो पार्ट है उसके ऊपर हम पॉलिश करेंगे क्या क्या, ताकि वो रिफ्लेक्शन का काम करे। देखिए कॉनकेव मिरर यानी कि इसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। देखिए द मिरर विच हैज इनवर्ड, यानी कि जो कॉनकेव जो होता है, कॉनकेव मिरर वो इनवर्ड होता है, इनवर्ड कर्व्ड होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि द मिरर विच हैज इनवर्ड कर्व्ड, यानी कि इनवर्ड कर्व्ड होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कॉनकेव, यानी कि कॉनकेव का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो इनवर्ड कर्व्ड होती है। ओके, इट कन्वर्जेस द लाइट सो इट इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, यानी कि ये सारी लाइट को क्या करता है, कन्वर्जिंग करता है, सारी लाइट को एक जगह मिला देता है, इसलिए इस प्रकार के मिरर को हम कहेंगे कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलेंगे अपन, कन्वर्जिंग मिरर। तो कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव जो मिरर होता है वो एक प्रकार का कन्वर्जिंग मिरर होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस प्रकार का मिरर कन्वर्जिंग होता है, तो जो कॉनकेव जो मिरर होता है वो कन्वर्जिंग का काम करता है, क्योंकि सारी किरणें देखिए यहाँ पे, ये इन्फिनिटी से जितनी भी किरणें इंसिडेंस हो रही है इसके ऊपर, आपके कॉनकेव मिरर के ऊपर सारी प्रकाश किरणें एक पॉइंट पे जाके मिल रही है। देखिए ये सारी प्रकाश किरणें एक पॉइंट पे जाके मिल रही है, वो पॉइंट है फोकस, यानी कि ये सारी किरणों को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, एक जगह मिला देता है, इसलिए इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलेंगे इसको, कन्वर्जिंग मिरर। देखिए अब है कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण। तो देखिए द मिरर विच हैज आउटवर्ड कर्व्ड, यानी कि ऐसा मिरर जो आउटवर्ड कर्व्ड होता है, बाहर की तरफ कर्व्ड होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड कर्व्ड होता है, तो इस प्रकार का मिरर कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। और इट डाइवर्जेस द लाइट, ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्जेस करता है, लाइट को क्या करता है, डाइवर्जेस करता है। द लाइट सो इट इज कॉल्ड आल्सो, या इट इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। इसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। नेक्स्ट जो है देखिए यहाँ पे कॉन्वेक्स हम मिरर ले रहे हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर पे जितनी भी इन्फिनिटी से जो प्रकाश किरण आ रही है ये सब एक अलग अलग डायरेक्शन में चली जा रही है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डाइवर्जिंग मिरर। क्या कहेंगे, नेक्स्ट देखिए पैरामीटर्स ऑफ द मिरर। देखिए मिरर्स के बारे में जानकारी रखने से पहले हमें उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनको ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे जो मिरर है उसका प्रिंसिपल ऑफ फोकस होता है, फोकल लेंथ होती है, उसका पोल होता है, और उसके फोकल लेंथ है, पोल है, फोकल है, फोकस है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं किसके लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए। तो क्या क्या चीजें हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम पोल की बात करते हैं। जो आपका मिरर है उस मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पॉइंट है, यानी कि जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका बीच वाला जो पॉइंट है वो कहलाएगा पोल। क्या कहलाएगा वो, पोल। तो देखिए द मिडिल पॉइंट ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड पोल, यानी कि जो मिडिल पॉइंट है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका, उसको डिनोटेट करते हैं पी से, यही पोल है। दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, यानी कि जो कर्व्ड वाला भाग है, यानी कि जो आपका जो स्फेरिकल मिरर है, इट इज द पार्ट ऑफ ए स्फीयर, यानी कि ये गोले का भाग है, और उस गोले का जो सेंटर है वही कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए अ मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर एंड द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, यानी कि मिरर स्फीयर का पार्ट है और उस स्फीयर का सेंटर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको डिनोटेट करते हैं अपन सी से। नेक्स्ट देखिए प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस क्या है, देखिए अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो पोल है जहां से जो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पार्ट है और ये किसी गोले का भाग है उसका सेंटर, इस सी को पी से मिलाने वाली एक इमेजिनरी लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। द स्ट्रेट लाइन बिटवीन P यानी कि पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। इसको प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, यानी कि जो आपका मिरर है स्फेरिकल मिरर वो किसी गोले का भाग है,
तो उस गोले का जो रेडियस है उसकी त्रिज्या जो है वही कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है C और P के बीच के डिस्टेंस के बराबर। ओके तो देखिए द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि C टू P यानी कि यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी या यहां से यहां तक की दूरी, सभी दूरियां बराबर होती है, यह कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ जो कर्वेचर होती है R जो होती है ये फोकस दूरी के डबल के बराबर होती है, यानी कि जो फोकस दूरी होती है आपकी वो R/2 के बराबर होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें। देखिए फोकस क्या है, यानी कि आपके जो कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर हैं उसमें जो पैरेलल जो प्रकाश किरणें आ रही है, पैरेलल जो प्रकाश किरणें आने के बाद जो रिफ्लेक्शन होता है और जिस पॉइंट पर सारी किरणें मिलती है दैट इज कॉल्ड फोकस। ओके तो देखिए अ पॉइंट एट द प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस का वह पॉइंट वेयर द रेज कन्वर्ज, जहां रेज जो होती है कन्वर्ज होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद जहां कन्वर्ज हो रही है, जिस बिंदु पे पॉइंट पे सारी रेज मिल रही है कॉल्ड फोकस, उसको हम फोकस कहते हैं और डिनोटेड करते हैं इसको कैपिटल एफ से। बहुत इंपॉर्टेंट है कैपिटल एफ। स्मॉल एफ का मतलब है फोकल लेंथ और कैपिटल एफ का मतलब है फोकल यानी कि फोकस। तो देखिए यहाँ पे ये जो आपका जो मिरर है कॉनकेव मिरर है, इस पे जो भी पैरेलल किरणें आ रही है यानी कि इंसिडेंट हो रही है, यहां से जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इस पॉइंट पे जाके मिल रही है। तो ये जो पॉइंट है आपका है फोकस और इस फोकस से लेके P तक की जो दूरी है वो कहलाती है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या है, ये F से लेके P के बीच की दूरी। और फोकस क्या है, यानी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जितनी भी प्रकाश किरणें प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस पर जिस पॉइंट पे मिलती है दैट इज कॉल्ड फोकस। ओके नेक्स्ट फोकल लेंथ क्या है, अभी रिसेंटली आपको बताया कैपिटल F से लेके P के बीच की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस टू पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ओके द डिस्टेंस बिटवीन फोकस टू पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। तो स्मॉल एफ फोकल लेंथ है, कैपिटल एफ है फोकस। ओके तो देखिए एफ बराबर R/2 होता है, यहाँ R का मान दिया हुआ है तो फोकस निकाल सकते हैं। रिसेंटली मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया था ये वाला फॉर्मूला। तो एफ बराबर R/2 होता है, एफ बराबर R/2 यानी कि R बराबर 2F के बराबर है। तो जैसे अगर हमें रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर देन भी एनलाइट या हम कैलकुलेट कर सकते हैं फोकस दूरी को, क्योंकि जो है R का हाफ कर दीजिए तो आपकी फोकल डिस्टेंस आ जाती है। देखिए रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से जब हम इमेज बनाते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं, उन नियम की जानकारी भी हमें होनी चाहिए। तो देखिए पहला पॉइंट है, देखिए ये हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। तो कॉनकेव मिरर में जितनी भी प्रकाश किरणें आएगी अगर पैरेलल आ रही है, इन्फिनिटी से आती है तो पैरेलल आती है, हमेशा ध्यान रखना। अगर प्रकाश किरणें पैरेलल आ रही है तो कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी, फोकस से। पहला पॉइंट दिमाग के अंदर बिठा लीजिए। दूसरा, अगर प्रकाश किरणें फोकस की डायरेक्शन में आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हो जाएगी, ये जैसे फोकस की डायरेक्शन में आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हो जाएगी पैरेलल। ये फोकस की दिशा में गई इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्शन के बाद हो गई पैरेलल। तो दो पॉइंट आपके क्लियर हुए। अगर पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे गुजरेगी और अगर फोकस की डायरेक्शन में आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हो जाएगी। अगर फोकस की डायरेक्शन में आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हो जाएगी पैरेलल, और पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हो जाएगी फोकस की डायरेक्शन में। तीसरा पॉइंट है, अगर कोई प्रकाश किरणें ऑब्लिक यानी कि जितने एंगल पे आ रही है, नॉर्मल लाइन और ये आई, इसके बीच में जितना एंगल है उतना ही यहां से रिफ्लेक्शन के बाद एंगल बनेगा, यानी कि एंगल आई बराबर एंगल आर, इसको हम बोलेंगे ऑब्लिक यू। अगर कोई प्रकाश किरण ऑब्लिक यू आ रही है यानी कि तिर्यक दिशा में आ रही है तो ऑब्लिक यू ही लौटेगी, जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे लौटेगी। ये है आपका तीसरा नियम। चौथा और आखिरी नियम है, अगर कोई प्रकाश किरण यानी कि इंसिडेंट रे अगर सी की डायरेक्शन में आई, ये जैसे सी की डायरेक्शन में आई और जब रिफ्लेक्शन होगा तो सी की डायरेक्शन में लौट जाती है। तो चार पॉइंट आपके लिए क्लियर है। अगर पैरेलल आती है तो फोकस से गुजरेगी, फोकस की दिशा में आती है तो पैरेलल हो जाएगी, और यदि सी की डायरेक्शन में आती है तो सी की डायरेक्शन में लौट जाती है, और अगर ऑब्लिक यू जितने एंगल पे आ रही है उतने ही एंगल पे लौट आती है। तो चार पॉइंट आप सभी के लिए, चार रूल्स याद होने चाहिए, क्योंकि इनमें से दो रूल्स हम इमेज फॉर्मेशन के दौरान काम में लेते हैं। देखिए रूल्स
ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। तो ये हमने अभी रिसेंटली देखा, उसी को यहाँ क्लियर करा रहा हूं मैं। तो द रे ऑफ लाइट which is parallel to the principal axis after will pass through the focus, यानी कि जो रे अगर पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरेगी। दूसरा पॉइंट है हमारे पास द रे ऑफ लाइट विच पास थ्रू द फोकस, अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर थ्रू ऑफ द फोकस से गुजर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बी पैरेलल, तो यानी कि जैसे अगर फोकस से गुजरेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, पैरेलल होगी। ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, पैरेलल हो जाती है। तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट है द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द अपीयर फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी दिशा में बैक अलोंग द पथ, उसी पथ से गुजरेगी। बैक अलोंग द पथ मतलब उसी पथ से होकर गुजरेगी, यानी कि यहाँ पे कोई भी चेंजेज नहीं होगा उसके पथ का। जैसे ये सी की डायरेक्शन में आई थी तो सी की डायरेक्शन में लौट जाती है। जैसे यहाँ पे कॉनकेव के लिए देखा आपने, कॉनकेव मिरर के लिए, ये कॉन्वेक्स मिरर की लिए बात कर रहे हैं हम। तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये सी है अंदर की तरफ, तो सी की डायरेक्शन में आई तो सी की डायरेक्शन में लौट जाती है। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा और आखिरी पॉइंट, अगर कोई प्रकाश किरण ऑब्लिक्यू आती है, जैसे ऑब्लिक्यू यानी कि पी की दिशा में आ रही है, जितने एंगल पे आ रही है यानी कि एंगल आई यानी कि इसके बीच में और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल आई है, तो नीचे वाली जो रिफ्लेक्टर रे और इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो बराबर होगा। यानी कि ऑब्लिक्यू आती है तो ऑब्लिक्यू चली जाएगी, यानी तिर्यक दिशा में आती है तो तिर्यक ही लौट जाती है। द रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल, यानी कि पोल पर इंसिडेंट हो रही है, यानी कि पोल पर टकरा रही है ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, किसके, स्फेरिकल मिरर के, इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद सेम एंगल पर ही वो रिफ्लेक्टेड होगी, यानी कि एंगल आई का मान एंगल आर के बराबर होगा। ऑब्लिक्यू कह सकते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये आपके दोनों प्रकार के मिरर हैं, ये है कॉनकेव, ये है कॉन्वेक्स। कॉनकेव करेगा कन्वर्ज, कॉन्वेक्स करेगा डाइवर्ज, इसलिए इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग मिरर और इसलिए कॉन्वेक्स को बोलेंगे डाइवर्जिंग मिरर। देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे। कॉनकेव जो मिरर है वो 6 प्रकार के डायग्राम बनाता है, 6 प्रकार की पोजीशन बनाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट को 6 जगह हम रखेंगे। पहली, ध्यान से सुनिए, पहली पोजीशन में हम वस्तु को रखते हैं इंफिनिटी पर, दूसरी पोजीशन पर रखते हैं हम बियॉन्ड सी, तीसरी पोजीशन पर हम रखते हो सी पर, चौथी पोजीशन में हम रखते हैं सी और एफ के बीच में, पांचवी पोजीशन है एफ पर। ठीक है, रिकॉल कर लीजिए, पांचवी पोजीशन है एफ पर और छठवीं पोजीशन है एफ और पी के बीच में। तो ये 6 पोजीशन आपको याद रखनी है ऑब्जेक्ट को। देखिए हर पोजीशन का अपना अपना एक अलग अलग डायग्राम्स बनते हैं, इमेज अलग अलग बनते हैं। देखिए इंफिनिटी पर जब रखते हैं तो बहुत छोटा और रियल और इन्वर्ट इमेज बनेगा, और जैसे हम बियॉन्ड सी रखेंगे तो अब जो छोटा है वो थोड़ा बड़ा बनेगा, यानी कि छोटा तो बनेगा लेकिन बहुत छोटा नहीं बनेगा, और रियल और इन्वर्ट बनेगा। जब हम सी पर रखते हैं तो वस्तु के बराबर इमेज बनता है और ये भी रियल और इन्वर्ट बनेगा, और जब हम सी और एफ के बीच में रखेंगे तो और बड़ा इमेज बनेगा, ये भी रियल और इन्वर्ट बनेगा और बड़ा बनेगा। जब हम वस्तु को एफ पे रखेंगे तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पर और ये बहुत एनलार्ज बनेगा, और जब हम वस्तु को रखेंगे पी और एफ के बीच में देन इमेज जो है अब इरेक्ट बनेगा और एनलार्ज बनेगा, और ये वर्चुअल बनेगा, ये रियल न बन के कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो 6 पोजीशन हमारे सामने क्लियर है। पहली पोजीशन हम देखेंगे, वस्तु को हम रख रहे हैं इंफिनिटी पर। देखिए ये इंफिनिटी से जब प्रकाश किरणें आती हैं तो आप जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरेगी, तो फोकस से गुजरेगी यानी कि एक पॉइंट पे जाके मिलेगी, तो वो पॉइंट ही हमारा क्या है, इमेज है। तो यानी कि इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा, रियल, यानी कि रियल में मिल रही है तो रियल और इन्वर्ट। तो देखिए जब कॉनकेव मिरर सन की तरफ हम कॉनकेव मिरर को रखेंगे तो एक पॉइंट बनता है और वो पॉइंट बनता है उल्टा बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा। तो देखिए पोजीशन जो बनेगा फोकस पर बनेगा, कहां बनेगा, फोकस पर, और साइज इसकी बहुत ही छोटी रहेगी, टीनी रहेगी। नेचर इसका रहेगा रियल और इन्वर्ट रहेगा। दूसरी कंडीशन हम रखेंगे वस्तु को बियॉन्ड सी। तो देखिए ऑब्जेक्ट हमने बियॉन्ड सी रखा, तो बियॉन्ड सी यानी कि सी के पास में ये मोमबत्ती हमने रख दी, तो प्रकाश किरण जब पैरेलल आती है तो फोकस से गुजरेगी, दूसरी प्रकाश किरण हम फोकस की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पैरेलल हो गई। जहां रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है, ये रिफ्लेक्टेड ये आई है और ये रिफ्लेक्टेड रे यानी कि आर है। तो यानी कि आर एक तो ये है और एक आर ये,
यानी कि एक तो ये और एक ये आर, तो यानी कि रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पे जाके मिल रही है, तो यानी कि यहाँ इमेज बन रहा है और ये इमेज बन रहा है प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से नीचे, और रियल में मिल रही है इसलिए रियल इमेज, और प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से नीचे मिल रहा है यानी कि इन्वर्ट बन रहा है, तो रियल और इन्वर्ट इमेज बन रहा है। और कहाँ बन रहा है ये बन रहा है सी और एफ के बीच में, तो आपका पोजीशन ऑफ इमेज क्या है सी और एफ के बीच में, नेचर इसका क्या है रियल और इन्वर्ट, और साइज इसकी क्या है यानी कि पहले टी नहीं था तो ये डिमिनाइज कह सकते हैं यानी कि स्मॉल साइज का कह सकते हैं। देखिए इतना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे जो इमेज बन रहा है उससे छोटा बन रहा है, तो यानी कि जो स्मॉल डिमिनाइज कह सकते हैं यानी कि बहुत छोटा नहीं है, टिनी नहीं है, छोटा कह सकते हैं या डिमिनाइज कह सकते हैं। ओके, तो दूसरी पोजीशन होगी। तीसरी पोजीशन हम रखेंगे वस्तु को सी पर, तो देखिए सी पर जब हम वस्तु को रखेंगे, ये सी है, ये एफ है, ये पी है, जब सी पर हम वस्तु को रखें, देखिए सी से एफ की दूरी और एफ से पी की दूरी, ये दूरी दोनों बराबर है। ओके, तो जब सी पर रखेंगे तो देखिए फोकस पर गुजरेगी, फोकस के बाद ये क्या होगी ये रिफ्लेक्टेड रे, और एक प्रकाश किरण फोकस की डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड होगी, दूसरी प्रकाश किरण पैरेलल जा रही है तो फोकस से गुजरेगी, तो ये फोकस से गुजर रही है। अब ये दोनों इस पॉइंट पे जाके मिल रही है, ये पॉइंट कहाँ मिल रहा है बिल्कुल सी के नीचे, इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी यहीं पे है और इमेज भी यहीं पे, इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की साइज हम देखें तो दोनों की साइज क्या है बराबर, और रियल यानी कि रियल में मिल रही है रिफ्लेक्टेड रे दोनों। तो देखिए पोजीशन ऑफ इमेज क्या है सी पर, और नेचर ऑफ इमेज क्या है रियल और इन्वर्ट, और साइज की बात करें तो सेम साइज, इक्वल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज बन रहा है इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ, अब हम पोजीशन रख रहे हैं ऑब्जेक्ट की कहां रख रहे हैं सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो देखिए ये सी, ये है सी और ये है एफ, दोनों के बीच में हमने क्या रखा ऑब्जेक्ट को रख दिया, किसको रख दिया ऑब्जेक्ट को, तो यहां से पैरेलल गई तो किससे गुजरेगी फोकस से, दूसरी किरण हम क्या करेंगे ऑब्लिक्यू गुजारेंगे तो ऑब्लिक्यू जाएगी। तो देखिए बहुत दूर जाके ये मिलती है, और जहां भी मिलती है तो यहाँ इमेज बनेगा, और इमेज जो बनेगा वो बनेगा बियॉन्ड सी, कहां बनेगा बियॉन्ड सी, और नीचे बन रहा है, नीचे बन रहा है, इसका मतलब पोजीशन ऑफ इमेज है बियॉन्ड सी, नेचर ऑफ इमेज है रियल में मिल रही है तो रियल, और इन्वर्ट बन रहा है यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से नीचे बन रहा है, और साइज की बात करें तो एनलार्ज बन रहा है यानी कि बहुत बड़ा बन रहा है। देखिए ऑब्जेक्ट तो इतनी बड़ी है जबकि इमेज बहुत बड़ा है, इसका मतलब एनलार्ज इमेज बनेगा, किस कंडीशन पे सी और एफ के बीच में हम वस्तु को रखेंगे तब। अब हम रखेंगे वस्तु को फोकस पर, तो देखिए एट फोकस पर हमने रखा, पांचवी पोजीशन होगी हमारी। जब हम फोकस पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो देखिए ये पैरेलल गया तो फोकस से गुजरेगा, दूसरी प्रकाश किरण ऑब्लिक्यू डालो तो ये, यानी कि ये दोनों मिलेगी लेकिन बहुत दूर जाके मिलेगी, नीचे मिलेगी, तो एनलार्ज बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो यानी कि साइज ऑफ इमेज कैसा होगा हाईली एनलार्ज होगा। नेचर की बात करें तो रियल में मिलेगी यानी रियल और इन्वर्ट, और पोजीशन कहाँ है इन्फिनिटी पर, यानी कि अनंत पे जाके इन्फिनिटी पे जाके क्या बनेगा। तो हमने क्या देखा कि जब ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज बना था फोकस पे, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख रहे हैं तो इमेज बन रहा है इन्फिनिटी पर। दोनों कंडीशन है आपके सामने। आखिरी कंडीशन जब हम वस्तु को रखेंगे एफ और पी के बीच में, तो एफ और पी के बीच में रखने पर क्या होगा, यहाँ पे और ये पी के बीच में, ये पी है आपका, इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को रखें तो जैसे देखिए ये प्रकाश किरण गई सी की दिशा में और सी की दिशा में लौट गई, तो सी की दिशा में ये प्रकाश किरण यूं लौट जाती है। दूसरी प्रकाश किरण हम ऑब्लिक्यू डालेंगे, ये ऑब्लिक्यू इंसिडेंट रे है तो ये ऑब्लिक्यू चली गई, तो देखिए दोनों की दिशा क्या है, एक यूं जा रही है एक यूं जा रही है, तो रियल में नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम वर्चुअली इनको पीछे की ओर ले जाएंगे तो पीछे की ओर जब ले जाएंगे तो एक पॉइंट पे ऐसा होगा कि दोनों मिलेगी, तो इस जगह मिल रही है, यानी कि जो इमेज है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रहा है, यानी कि इमेज कैसा बन रहा है, इमेज बन रहा है आपका इरेक्ट बन रहा है, और देखो रियल में नहीं बन रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। कैसा इमेज वर्चुअल, तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा छठवीं कंडीशन में, और साइज इसकी होगी एनलार्ज, साइज कैसी होगी एनलार्ज, और पोजीशन कैसी होगी बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे। तो हमारी 6 कंडीशन हमने देखी। नेक्स्ट देखिए अब हम कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, देखिए कॉन्वेक्स मिरर के अंदर 2 ही डायग्राम बनते हैं। एक वस्तु हम रखेंगे इन्फिनिटी पर तब इमेज बनेगा फोकस पर, एक वस्तु अपन इन्फिनिटी और पी के बीच में कहीं भी रख दो तब इमेज बनेगा आपका छोटा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो गई कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ऑब्जेक्ट का स्मॉल साइज का इमेज बनाता है और वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स हमेशा स्मॉल बनाएगा और वर्चुअल बनाएगा और सीधा बनाएगा, ये भी याद रखना, इरेक्ट बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा और छोटा बनाएगा। जबकि कॉनकेव में हमने अभी देखा सभी तरह की इमेज बन रहे हैं, उसमें बड़ा भी बन रहा है, सेम साइज का भी बन रहा है, और उल्टा भी बन रहा है और सीधा भी बन रहा है। ओके, देखिए हम बात करते हैं
कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर की पहली पोजीशन वस्तु को हम रख रहे हैं इंफिनिटी पर। तो जब जैसे हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखा तो प्रकाश किरणें पैरेलल आएगी और पैरेलल प्रकाश किरणें डाइवर्ज हो रही है। ये डाइवर्ज किरणें कभी भी नहीं मिलेगी, क्यों? एक गई ऊपर एक गई नीचे। जब हम इनको बैक में लेंगे तो बैक में ले रहे हैं तो अंदर इसका फोकस अंदर है, क्योंकि इसका सेंटर बीच में इधर है, तो यहां इसकी फोकस पे मिलेंगे, यानी कि इसका फोकस किधर है? उस तरफ, बिहाइंड द मिरर है। तो देखिए यहाँ पे फोकस मिल रही है और ये देखिए रियल नहीं मिल रही है, रियल किरणें तो इधर चली गई, रिफ्लेक्टेड रे, तो ये वर्चुअल मिल रही है। यानी कि आपका इमेज कैसा होगा? वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा और वस्तु से छोटा होगा और बहुत छोटा होगा। जब इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट रहेगी तो बहुत छोटा होगा, तो हाईली डिमिनाइज साइज का होगा इमेज। और पोजीशन हम बात करें तो फोकस पर, यानी कि इंफिनिटी पर वस्तु रहेगी तो इमेज जो बनेगा वो फोकस पर ही बनेगा। कहां बनेगा? फोकस पर। दूसरी कंडीशन है हमारी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। देखिए इस समय हम उसको रखेंगे इंफिनिटी और पी के बीच में। जब इंफिनिटी और पी के बीच में हम जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो किस तरह का इमेज बनता है। देखिए जब भी हम चाहे ऑब्जेक्ट को P और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी रखो, इमेज आपका बिहाइंड द मिरर ही बनेगा और इमेज बनेगा सीधा ही बनेगा, यानी कि इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा, प्रकाश किरणें पैरेलल गई, ये गई फोकस की दिशा में डाइवर्ज हो गई, दूसरी प्रकाश किरण ऑब्लिक्यू गई, ऑब्लिक्यू ही लौट गई। जब वर्चुअली हम इनको पीछे लेंगे, जब वर्चुअली इसको पीछे ले रहे हैं तो देखिए रियल नहीं, रियल किरणें तो यूं गई, जब वर्चुअली इनको ले रहे तो ये यहां मिलती हुई प्रतीत होगी, यानी कि सेम एज द इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिहाइंड द मिरर, और इस जगह मिल रही है। यानी कि देखिए ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, इमेज इतना छोटा है, यानी कि इमेज के साइज क्या है? कम। तो दोनों ही पोजीशन हो, चाहे आप कहीं पे भी रखो, चाहे आप इंफिनिटी पे रखो तब भी छोटा इमेज बनेगा, चाहे P और इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी रखो तब भी इमेज आपका मिरर के अंदर बनेगा। और इसी का इस्तेमाल हम करते हैं साइड ग्लास में। और साइड ग्लास क्या करता है? बहुत बड़े लार्ज एरिया को छोटा करके दिखा देता है, और वो जो इमेज बनेगा उस ऑब्जेक्ट का वह बनेगा वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा और स्मॉल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा। ओके, तो देखिए यहां बन रहा है, यानी कि बिहाइंड द मिरर बन रहा है, पोजीशन बिटवीन द पोल एंड फोकस। ओके, इसका फोकस यहां है पोल के बीच में। नेचर इसकी कैसी होगी? वर्चुअल और इरेक्ट होगी, और साइज इसकी होगी टीनी, यानी कि छोटा। ओके, या डिमिनाइज कह सकते हैं या स्मॉल साइज देन ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो ये हमने दोनों ही कंडीशन में देख लिया। हमने कॉनकेव मिरर के भी 6 डायग्राम देखे और कॉन्वेक्स के भी 2 डायग्राम देखे, इसके 2 ही बनते हैं। तो ये पोजीशन आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का यूज कहां करते हैं? वैसे हेड ग्लास में करते हैं अपन, हेडलाइट जो होती है हमारी व्हीकल की उसमें। इसके अलावा सोलर फर्नेस में करते हैं इसका यूज। डेंटिस्ट जो होता है, डॉक्टर, दांतों का डॉक्टर, वो 6वीं पोजीशन आपने देखा होगा, जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहां पे रखते हैं हम? पोल और फोकस के बीच में, यानी कि बहुत पास में। आपके दांत जो होते हैं उस कॉनकेव मिरर के बिल्कुल पास में होंगे, तब आपका इमेज बनेगा दांत उसके अंदर, मिरर के अंदर। वो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। यानी कि दांत का बड़ा इमेज प्राप्त करने के लिए जो डेंटिस्ट जो होते हैं वो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। ओके, सर्च लाइट में, सोलर फर्नेस में और हेडलाइट में। इसके अलावा बहुत सारे इसका यूजेस है। देखिए हेडलाइट ऑफ व्हीकल अभी बताई दी आपको। स्ट्रीट लाइट इसमें भी करते हैं हम। बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ, यानी कि एनलार्ज इमेज टीथ का प्राप्त करने के लिए डेंटिस्ट करते हैं। साथ ही साथ शेविंग मिरर इसमें भी किया जाता है और सर्च लाइट में भी किया जाता है। रात्रि के अंदर सर्चिंग करने के लिए अभियान चलते हैं बड़े बड़े फॉरेस्ट के अंदर, जैसे जंगली जीवों को ढूंढने के लिए या कुछ भी, उसके लिए भी सर्च लाइट में भी इसका यूज किया जाता है। सर्च लाइट में क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें जो फोकस के ऊपर जो बल्ब होता है, जब प्रकाश किरणें फोकस से गुजरेगी तो पैरेलल हो जाती है, यानी कि सामने का जो है पूरा रोड हमें दिख जाता है, बाहर का एरिया दिख जाता है, यानी कि आपकी बैटरी वगैरह होती है उसमें भी सर्चिंग लाइट होती है। अगला यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ करते हैं? तो बहुत सारी जगह करते हैं इसका। साइड ग्लास पे भी हम करते हैं इसका। साथ ही साथ एटीएम मशीन जो होती है उसके सामने भी ग्लास लगा रहता है, पीछे के लार्ज एरिया को दिखाने के लिए उसका भी यूज करते हैं हम। साइड ग्लास में इसका यूज करते हैं। तो देखिए साइड ग्लास रियर व्यू ऑफ मिरर, यानी कि रियर व्यू में। दूसरा है एटीएम मशीन के अंदर टू सी रियर व्यू, यानी कि रियर व्यू को देखने के लिए। और नोट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, वी यूज कॉन्वेक्स मिरर एज रियर व्यू बिकॉज, रियर व्यू में इसका यूज क्यों करते हैं? बिकॉज इट गिव्स ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ये हमेशा वर्चुअल यानी कि काल्पनिक और
इरेक्ट यानी कि सीधा इमेज बनाता है और वस्तु से स्मॉल साइज का इमेज बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमेशा अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा मिरर हमेशा ऑब्जेक्ट का स्मॉल साइज का इमेज बने, ऑलवेज, तो देखिए प्लेन मिरर तो इक्वल साइज का बनाता है, लेकिन कॉन्वेक्स जो मिरर है वो हमेशा स्मॉल साइज का बनाएगा। कॉनकेव भी बनाता है लेकिन वो उल्टा बनाएगा, सीधा इमेज उसका बड़ा ही होगा। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दिस मिरर हैज वाइडर व्यू, यानी कि बड़े लार्ज एरिया को देखने के लिए इस मिरर का हम यूज करते हैं। अब हम मिरर फॉर्मूले की ओर जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिरर फॉर्मूले सवाल की दृष्टि से, क्योंकि कई बार सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो देखिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यानी 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे u क्या है? u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड f इज द फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस यानी कि फोकस से p के बीच की डिस्टेंस। ओके, देखिए यहाँ मैंने वैसे क्लियर कर ही दिया आपको। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस बिटवीन पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी, और इमेज डिस्टेंस क्या है? यानी कि इमेज से लेके पोल की दूरी, और फोकल लेंथ क्या है? फोकस से लेके पोल के बीच की दूरी। ओके, मैग्निफिकेशन क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। मैग्निफिकेशन का मतलब आप जो मिरर यूज कर रहे हैं वह मिरर उस ऑब्जेक्ट का इमेज कितना गुना बढ़ा देता है या कितना गुना कम कर देता है, इसी को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन जो होता है आपका होता है h डैश यानी कि हाइट ऑफ इमेज, और h यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है, उसका अनुपात होता है। देखिए m बराबर हाइट ऑफ इमेज यानी कि h डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट ऑफ इमेज की तुलना कर रहे हैं हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, यही आपका मैग्निफिकेशन है। अगर हमें ये नहीं दे रखा है, हाइट नहीं दे रखी है, तो हम v और u से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने प्लस का चिन्ह लगाया था, तो यहाँ पे आपको माइनस का चिन्ह लगाना है। तो m बराबर h डैश अपॉन h, ये किसके इक्वल है? माइनस v अपॉन u के बराबर। देखिए यहाँ पे दर्पण के लिए यहाँ पे धन का चिन्ह लगा रखा है, ध्यान रखिए। और साइन कन्वेंशन इन मिरर, मिरर के अंदर कुछ साइंस होते हैं, कुछ सिंबल होते हैं, उन साइन को भी हमें याद रखने, इनको कार्तिकीय निर्देशांक भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें कुछ बातें मैं आपको पहले से क्लियर कर देता हूं। ऑब्जेक्ट को हम हमेशा किधर रखते हैं? ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट की तरफ रखते हैं, और इधर की दूरी यानी कि u जो है ऑब्जेक्ट की दूरी, ये हमेशा माइनस में होगी। ध्यान रखना, ये हमेशा माइनस में होगी। ओके, अब कॉनकेव का फोकस किधर है? इस तरफ की। इसका मतलब कॉनकेव जो है उसका जो फोकल डिस्टेंस वो किस में होगी? माइनस में होगी। और कॉन्वेक्स की इसमें होगी, उसका उधर है, उसकी प्लस में होगी। तो ये कुछ बातें हैं। साथ ही साथ अगर प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस पे जो आपका इमेज है अगर सीधा बन रहा है तो ऊपर जो है वो प्लस में होगी, और नीचे जो बन रहा है तो वो माइनस में होगी। तो कुछ बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि जिधर से प्रकाश किरणें आ रही है उधर की जो दूरी होगी, वो उधर की जो दूरी यानी कि ऑब्जेक्ट की दूरी, वो हमेशा माइनस में होगी, ऑलवेज इन माइनस। ओके, तो ये सिंबल्स देखिए यहाँ पे। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, जितनी भी दूरी है पोल से ही नापी जाएगी। जैसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से पोल के बीच की दूरी। इमेज डिस्टेंस, तो इमेज से पोल के बीच की दूरी। फोकस दूरी, तो फोकस से लेके पोल के बीच की दूरी फोकल लेंथ है। तो ये सभी दूरियां पोल से मापी जाती है। तो पोल इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। द डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट आर टेकन नेगेटिव, यानी कि जिधर से प्रकाश किरणें आ रही है, मैं पहले ही बोल चुका हूं, जिधर से ऑब्जेक्ट है उधर से प्रकाश किरण आ रही है, वह दूरी हमेशा माइनस में होगी। किस में होगी? माइनस में। दूसरा है द डिस्टेंस मेजर इन द अपोजिट डायरेक्शन लाइट आर टेकन पॉजिटिव, यानी कि जिधर से प्रकाश किरण आ रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट जिधर है उसके अपोजिट डायरेक्शन की जो दूरी होगी प्लस में होगी, ऑलवेज वो किधर होगी? प्लस में। यानी कि इधर से प्रकाश किरण आ रही है तो इधर की दूरी माइनस में और उधर की दूरी प्लस में। तीसरा पॉइंट है डिस्टेंस इन अपवर्ड, ऊपर, यानी कि ऊपर की दूरी होगी प्लस में, यानी कि वस्तु अगर सीधी है यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा प्लस में होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट को तो हम हमेशा सीधा ही रखते हैं। ओके, अब इमेज अगर उल्टा बन रहा है तो माइनस में होगा, और इमेज सीधा बन रहा है तो प्लस में होगा। ओके, तो ये बातें हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन किस में होगी? माइनस में।
यहाँ कुछ सिंबल दिए हुए हैं, देखिए अभी मैंने रिसेंटली आपको बोला भी है, ये आपका कॉन्वेक्स है और कॉन्वेक्स का फोकस इधर है, तो इधर की दूरी प्लस में, यानी कॉन्वेक्स मिरर की फोकस दूरी प्लस में होगी। ये आपका कॉनकेव है, इसका फोकस इधर है, इधर की दूरी हम माइनस में मापते हैं, तो इसकी फोकस दूरी हमेशा माइनस में होगी, यानी कॉनकेव जो मिरर है उसकी फोकल लेंथ हमेशा माइनस में होगी, जबकि कॉन्वेक्स जो मिरर है उसकी फोकस दूरी हमेशा प्लस में होगी, क्योंकि इसका फोकस ही इधर बन रहा है। ये कुछ सिंबल भी है, इसको भी आप देख सकते हैं, ये आपका पोल है, इस पोल इज द मेन मिडिल पॉइंट, क्योंकि एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द पोल। देखिए इधर ऑब्जेक्ट है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट की जो दूरी है लेफ्ट साइड की, ये माइनस में होगी और इसके अपोजिट डायरेक्शन की दूरी प्लस में होगी। अब अगर अपवर्ड है कोई वस्तु ऊपर की तरफ, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की हमेशा प्लस में होगी, और अगर ऑब्जेक्ट का जो इमेज है अगर वो माइनस में नीचे बन रहा है, उल्टा बन रहा है, देन जो हाइट है उसकी माइनस में होगी। तो ये 4 पॉइंट है, और जितनी भी डिस्टेंस है हमेशा पोल से मापी जाएगी। तो ये पोल इज द मिडिल पॉइंट, पोल इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। ओके, अब सवाल आ जाते हैं, सवाल भी एक आध सवाल करा देते हैं फॉर द प्रैक्टिस। देखिए कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स, यूज्ड फॉर द रियर व्यू। इसको रियर व्यू के लिए काम में लेते हैं अपन साइड ग्लास में। ऑटोमोबाइल हैज द रेडियस ऑफ, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है, वो दे रखी है 3 मीटर, यानी कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस कितना होगा? इसका फोकस होगा 1.5। और अ बस इज लोकेटेड, यानी कि बस खड़ी है वहां से 5 मीटर की दूरी पर। तो देखिए ऑब्जेक्ट की दूरी यहाँ पे दी हुई है, ऑब्जेक्ट की दूरी यहाँ पे दी हुई है, ऑब्जेक्ट यानी बस। तो देखिए फ्रॉम द मिरर फाइंड द पोजीशन नेचर, अब वो जो बस है उसका इमेज उस साइड ग्लास में बनेगा, और उस इमेज की दूरी कितनी होगी, वो साथ ही साथ उसका नेचर कैसा होगा। तो नेचर तो हमें पता है, नेचर वर्चुअल होगा, और वस्तु छोटी बनेगी, और कैसा बनेगा? इरेक्ट बनेगा, क्योंकि ये हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है। ओके, तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी, तो फोकल लेंथ अपन निकाल सकते हैं, आधे मतलब 2 का भाग दे देंगे, तो आपकी फोकल लेंथ आ गई 1.5 मीटर। यू यानी कि ऑब्जेक्ट की दूरी हमेशा माइनस पे रखते हैं, और यानी बस कितनी दूर पे खड़ी है? 5 मीटर पे। तो यानी कि ये हम इसमें जो सवाल है हमारे, देखिए इमेज यहाँ पे अंदर ही बनेगा, क्योंकि वर्चुअल बनेगा, और कॉन्वेक्स जो मिरर है इसमें वर्चुअली बनता है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये फॉर्मूला है हमारा। इसके यहाँ पे अपने को v निकालना है, तो 1/v, इसको उधर पटकेंगे तो 1/f माइनस 1/u। फोकल लेंथ हमें दे रखी है 1.5 मीटर, माइनस का चिन्ह यहाँ लगा दो, u का मान -5 मीटर, क्योंकि u ऑब्जेक्ट माइनस में ही हमेशा। देखिए माइनस से माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, जब 1.5 और 5 का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाता हमारा 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। और जब हम इसको भाग देंगे 15 से इसका, तो 15 एकम 15, और यहाँ पे 10 + 3, यहाँ पे इसका देखिए यहाँ पे दशमलव हटाया हमने, तो ऊपर 10 चले गया। 15 और 5 का हम जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाता है 15, और 15 दही 150 का जब हम 15 से भाग देंगे तो 10 आएगा। फिर 15 का इसमें 5 का जब हम 15 एकम 15, और 5 से जब हम इसको काटेंगे 3 बार जाएगा। ठीक है, 5 3 15, तो यहाँ पे 10 + 3 यानी कि 13/15। और जब v निकालना हमें 1/v आया, तो v ऊपर करेंगे तो ये भी ऊपर नीचे हो जाएगा, तो 15/13 है। जब हम इसको भाग देंगे तो 1.15 मीटर आएगा, यानी कि 1.15 मीटर ये दूरी आ रही है और इमेज डिस्टेंस, यानी कि पोल से लेके जहां आपका इमेज बन रहा है, ये यहाँ, यानी कि ये प्रकाश किरण इधर जा रही है, ये यहाँ जो इमेज बन रहा है, ये दूरी जो है ये कितनी हो जाएगी? 1.15 मीटर। ओके, ये हो गया। m बराबर हम निकालेंगे -v/u से, तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। v का मान जो है वो है आपका यहाँ पे आ ही गया है, v का मान हम 15/13 लग देंगे, 15/13। और यहाँ पे u का मान जो है ऑब्जेक्ट की जो दूरी है -5, देखिए यहाँ पे माइनस से, और ये भी माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया, तो इसलिए माइनस लिखा नहीं है अब। ठीक है, जब हम 5 से इसको काटेंगे तो 5 3 15, और 3/13, जब हम 13 में 3 का भाग देंगे तो 0.23, यानी कि अगर मैग्निफिकेशन अगर 1 से कम है, समझ लो इमेज हमेशा छोटा बन रहा है। अगर 1 है तो बराबर बन रहा है, 1 से ज्यादा है यानी 2 है तो दुगना, 3 है तो तिगुना, क्योंकि यहाँ पे तो कॉन्वेक्स मिरर है तो इमेज हमेशा छोटा ही बनता है। इसका मतलब 1 से कम ही होगा, तो 0.23 1 से कम है इसलिए। ओके, तो यहाँ पे आ गया आपका क्या है, यहाँ पे
मैग्निफिकेशन, यानी कि जो कॉन्वेक्स जो मिरर है वो हमेशा जो इमेज जो है वो छोटा बनाएगा ऑब्जेक्ट की तुलना में। इसीलिए हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए या कॉन्वेक्स मिरर को हम लार्ज एरिया को देखने के लिए साइड ग्लास के रूप में व्हीकल के लिए करते हैं, क्योंकि लार्ज एरिया हमें दिखाई दे और पूरा का पूरा रोड जो है जो चल रहा है वो हमें दिखाई दे, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। दूसरा सवाल ये भी करवाई देते हैं, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, एक ऑब्जेक्ट की साइज दे रखी है 4 सेंटीमीटर की है, इन प्लेस एट द 25 सेंटीमीटर ऑफ द फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर ऑफ, देखिए कॉनकेव मिरर जो है उसके यू दे रखी है, यू का मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वो दे रखी है 25 सेंटीमीटर और उसकी हाइट भी दे रखी है, और फोकल लेंथ इसकी है 15 सेंटीमीटर, और व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड ऑर्डर टू ऑब्टेन द शार्प इमेज, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ है कितना है 4 सेंटीमीटर, यू दिया हुआ है कितना है 25 सेंटीमीटर, इसके बाद ही हमें दे रखा है फोकल लेंथ यानी कि एफ दिया हुआ है वो कितना है 15 सेंटीमीटर। तो ये तीन चार चीजें दे रखी है, एच, यू और एफ। अब हमें फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, हमें निकालना 1/v, तो 1/f माइनस 1/u। देखिए यहाँ पे फोकल लेंथ जो है -15, फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, u की दूरी माइनस में है, जब दोनों का हमने एलसीएम निकाला तो 75 आया, जब हमने काटा इसको तो 75 का 15 से, तो 15 × 5 = 75, और यहाँ पे 25 दिया 75, यानी कि -5 + 3, यानी कि माइनस की संख्या बड़ी है तो -2/75। अब हम उल्टा करेंगे इसको तो 75/2 हो जाएगा जो कि माइनस में आएगा, 75/2 जो आया जो कि माइनस में है, यानी कि जो है आपका -37.5, माइनस किसको बताता है कि यानी कि जो आपका जो इमेज बन रहा है वो इस तरफ बन रहा है, ठीक है, इमेज जो बन रहा है वो इसी तरफ बन रहा है, किस तरफ बन रहा है, जिधर ऑब्जेक्ट है उसी तरफ बन रहा है, ठीक है। तो ये आ गई अपने, और ये अगर माइनस चिन्ह है तो इसका मतलब किसको बताता है कि ये बन रहा है उल्टा बन रहा है, उल्टा मतलब रियल बनेगा, उल्टा हमेशा रियल बनता है और इनवर्ट बनता है। अब हम m बराबर मैग्निफिकेशन निकालेंगे, यानी मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हैं अपन इससे, और अपन हाइट ऑफ इमेज भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमें ऑलरेडी दी हुई है। तो h' बराबर होता है -v/u। यहाँ पे मैंने पहले ही बोल दिया, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि उधर 1/f वाले फॉर्मूले में प्लस है। तो देखिए h' बराबर, इसको ऊपर पटकी है तो -v/u × h, ये वाला जो है अपना ये टोटल जो मान है, देखिए -v का मान है हमारा माइनस, ये माइनस तो फॉर्मूले में है सही, -37.5, v का मान हमने निकाल ही लिया यहाँ से, साथ ही साथ h जो है हमें दे रखा है, साथ ही साथ u ये भी हमें दे रखा है। देखिए माइनस से माइनस जब हम क्रॉस करेंगे तो वो जाएगा प्लस, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस है, लेकिन फिर वापस माइनस का हम भाग देंगे तो आखिरी में उत्तर अपना माइनस में ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम जब इसको काट पीट करते हैं तो हमारा जो है इसका दशमलव हटाएंगे 2 0 यहाँ पे आ जाएगा, और जब हम इसको काटते हैं देखिए तो यहाँ पे 150 जो आते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और 25 से जब हम इसको भाग देंगे तो 6 आता है। इसका मतलब जो हाइट ऑफ जो इमेज है वो आती है 6 सेंटीमीटर, जबकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो है 4 सेंटीमीटर, यानी कि एक है 4 और वो हो गया 6, यानी कि 1.5 गुना, यानी मैग्निफिकेशन कितना है 1.5, इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी कि 1.5 गुना उसको बढ़ा दिया, मैग्नीफाई कर दिया। ओके, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 और हाइट ऑफ इमेज 6। तो ये हमने आज के इस वीडियो के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण देखे। अब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये हम अगली क्लास में देखेंगे कल तक के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो अन्य दोस्तों तक शेयर करें और स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी इस चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जो है एवरी टॉपिक को समझ सकें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यानी कि क्लास 10 साइंस का जो हमारा चैप्टर है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इसमें पिछले वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था और इमेज फॉर्मेशन पढ़ा। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन पर आधारित महत्वपूर्ण घटनाएं और रिफ्रैक्शन क्या होता है और किस प्रकार से जो लेंस जो होते हैं इमेज फॉर्मेशन करते हैं। अलग अलग लेंस में इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम लेंस फॉर्मूला और किस तरह से हम इमेज की पोजीशंस ज्ञात कर सकते हैं और पावर ऑफ लेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन सारी
साइन कन्वेंशन फॉर द लेंस, सारी चीजों को हम कवर करते हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या है? तो देखिए रिफ्रैक्शन क्या है, जब भी कोई लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडिया में ट्रांसफर होती है, यानी कि लाइट रे इज एंटर फ्रॉम वन मीडिया टू अनदर मीडिया। जब भी लाइट किसी ट्रांसपेरेंट एक मीडिया से दूसरे मीडिया में ट्रेवल करती है तो लाइट जो है अपने मूल मार्ग से वो हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश किरण का किसी पारदर्शी सतह से टकराकर या पारदर्शी सतह में जब वो ट्रांसफर होती है या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल मार्ग से वो डाइवर्ट हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके लिए एक नियम है स्नेल का नियम, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके बाद हम दो तरह की लेंस है हमारे स्फेरिकल लेंस, एक है कॉन्वेक्स, दूसरा है कॉनकेव लेंस। तो पहले हम देखेंगे क्या क्या हम इसके अंदर देखेंगे, पैरामीटर्स ऑफ द लेंस, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस एंड लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन। ये सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे। पावर ऑफ लेंस क्या है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। और अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, when light ray is transferred from one transparent media to another transparent media, the light rays divert from the path, यानी कि लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडिया से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडिया में ट्रांसफर होती है तो अपने जो पथ हैं, अपने जो रास्ते उससे भटक जाती है, उसको डाइवर्ट कर लेती है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए when a ray of light travels from वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडिया, यानी कि लाइट जो है एक ट्रांसपेरेंट मीडिया से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडिया में ट्रेवल करती है, द रे विल चेंज दिस इट्स डायरेक्शन। जो रेज होती है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है फ्रॉम द सरफेस, जो सरफेस है मीडिया की, मीडियम की, वहां से। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस फिनोमिना को, इस घटना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए टाइप ऑफ द मीडिया, तो मीडियम अलग अलग, ट्रांसपेरेंट मीडियम अलग अलग होते हैं। कुछ मीडियम रेयर मीडियम होते हैं, कुछ डेंसर मीडियम होता है। रेयर मीडियम जो होता हो उसमें जो पार्टिकल्स जिससे वो बना होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, इसलिए वो रेयर है। और जिसके पार्टिकल पास पास होते हैं वो डेंसर है। देखिए सपोज कीजिए जैसे एयर है और वाटर है, तो वाटर के पार्टिकल्स पास पास है एयर की तुलना में, तो वाटर इज द डेंसर मीडिया और एयर इज द रेयर मीडिया। अब हम वाटर और ग्लास की बात करें तो वाटर इज यहाँ पे रेयर है और ग्लास जो है उसकी पार्टिकल पास पास, तो वो डेंसर मीडिया है। तो देखिए कुछ मीडिया हम यहाँ पे देखेंगे। रेयर मीडियम क्या है? हाई वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि रेयर मीडिया में वेलोसिटी जो लाइट की होती है वो ज्यादा होती है। एंड वैक्यूम है, एयर है, ये क्या है? ये है रेयर मीडियम। डेंस मीडिया क्या है? लो वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि वेलोसिटी जो होती है लाइट की वो यहाँ पे कम होती है, जैसे वाटर है, ग्लास है, क्योंकि इनकी पार्टिकल्स पास पास होते हैं, क्योंकि ये डेंस है, इनका डेंसर मीडिया है, यानी कि डेंसिटी इनकी ज्यादा है रेयर की तुलना में। तो देखिए अगर हम डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पे मैं आपके कर देता हूँ, लिख देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एयर, इसकी डेंसिटी सबसे कम है। इसके बाद एयर से ज्यादा हम बात करें तो उसकी है वाटर की। वाटर से भी हम और अधिक बात करें तो ग्लास की वेलोसिटी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे वाटर और एयर की बात करें तो ये रेयर है और ये डेंसर है, और वाटर और ग्लास की बात करें तो ग्लास इज द डेंसर देन वाटर। तो यहाँ पे अगर कोई लाइट रे एक मीडिया से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडिया में ट्रेवल करेगी तो वो उसकी स्पीड में चेंजेज होगा, उसकी स्पीड में चेंज होने की वजह से ही वो अपने जो रास्ता है, अपना जो पथ है उससे डाइवर्ट हो जाती है। इसीलिए जो रिफ्रैक्शन की घटनाएं होती हैं। एक यहाँ पे ग्लास स्लेब दी गई है। ग्लास स्लेब जो है इसमें एक लाइट रे ट्रांसफर हो रही है। ये जैसे ही लाइट रे एयर से जब ग्लास स्लेब में ट्रांसफर होती है तो जो एयर है ये एक प्रकार का क्या है? रेयर मीडिया है, और जो ग्लास है वो एक प्रकार का क्या है? डेंस मीडिया है। तो जब भी रेयर से डेंस में जब ट्रांसफर हो रही है तो इस सतह पे आके, सरफेस पे आके ये हो जाती है डाइवर्ट। इस इंसिडेंट रे को सीधा आना चाहिए था, लेकिन यहाँ जिससे ही
डेंसिटी बढ़ जाती है तो जो लाइट जो है वो सीधी सीधी ने जाके यहाँ से डाइवर्ट हो जाती है और वापस जब एयर में ट्रांसफर होती है तो वापस से उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो वापस जो है देखिए जब रेयर से डेंसर में ट्रांसफर होती है तो ये होती है टुवार्ड ऑन ये नॉर्मल जो है ये लाइन जो है नॉर्मल, इस नॉर्मल लाइंस की तरफ आ जाती है और जब वापस डेंसर से रेयर में जाती है तो इस नॉर्मल से दूर हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे जब भी लाइट रे अगर रेयर से डेंसर में प्रवेश करती है तो वो आ जाती है टुवार्ड ऑन नॉर्मल और डेंसर से जब रेयर में जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ेगी तो वो हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब होगी? जब डेंसर से रेयर में जाएगी और रेयर से जब डेंसर में जाएगी तो टुवार्ड ऑन नॉर्मल यानी कि नॉर्मल की ओर जो है मुड़ जाती है लाइट रे। तो ये रिफ्रैक्शन की परिघटना है यानी कि फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे जो किरण आती है दैट इज कॉल्ड इंसिडेंस और जो डाइवर्ट हो रही है वो है रिफ्रैक्टेड रे और जो बाहर निकल जाती है वो जो किरण है वो निर्गत किरण कहलाती है। देखिए इंसिडेंट रे क्या है? इंसिडेंट रे वह रे जो कि फॉल हो रही है सरफेस पर, जो कि जैसे ग्लास स्लैब पे जो किरण आ रही थी वो इंसिडेंट रे है। देखिए द इनकमिंग रे ऑन सरफेस पे आने वाली किरण क्या है? इंसिडेंट रे है। रिफ्लेक्टेड रे क्या है? जो डाइवर्ट हो रही है रिफ्लेक्ट हो रही है वह है द आउटगोइंग रे फ्रॉम द सरफेस, जो सरफेस से जो आउटगोइंग हो रही है वो क्या कहलाएगी? रिफ्लेक्टेड रे। इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है? तो देखिए एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो बनने वाला एंगल है उसको एंगल आई यानी कि इंसिडेंट एंगल कहते हैं। और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे यानी कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला जो एंगल है वो कहलाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर दोनों ही हमारे क्लियर हो गए हैं। अब देखिए नोट 1, अभी रिसेंटली मैंने आपको यहाँ बताया कि व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम द रेयर टू डेंस यानी कि रेयर से डेंस में आती है, जैसे एयर से ग्लास में आ रही है तो जब एयर से ग्लास में आती है यानी कि रेयर से डेंसर में आती है तो इसमें तब क्या होता है? बेंड टुवार्ड द नॉर्मल यानी कि नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। और दूसरी जो फिनोमिना है जब लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम द डेंस टू रेयर, जब डेंस से रेयर में जाती है, जैसे सपोज कीजिए ग्लास स्लैब से एयर में जा रही है, दैट टाइम क्या होगा? द बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से बेंड हो जाती है अवे यानी कि नॉर्मल से दूर हो जाती है। किस समय? जब प्रकाश किरण जब डेंसर से रेयर में ट्रेवल होती है दैट टाइम जो है ये जो अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर चली जाती है। नेक्स्ट जो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? यानी कि यही स्नेल का नियम है, अपवर्तन का नियम भी कह सकते हैं इसको हिंदी में। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाई इन सेम प्लेन यानी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों एक ही तल में मिलते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। और सेकंड जो है रेशियो ऑफ साइन आई टू द रेशियो ऑफ साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर द गिवन मीडिया। कोई भी मीडियम दिया हुआ है चाहे वो एयर हो, ग्लास हो या वाटर हो, उस मीडिया के लिए साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, हमेशा एक जैसा होता है। इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल लॉ यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारा लेंस क्या है? तो देखिए दो सतह से गिरी हुई स्फेरिकल पारदर्शी जो आकृति होती है उसको हम कहते हैं लेंस। तो व्हाट इज लेंस? देखिए द ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडिया, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडिया यानी कि उसके अंदर प्रकाश किरण जा सकती हो, रिफ्रैक्शन की घटना हो सकती हो और वो मीडिया ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और दो पृष्ठ से वो घिरी हुई आकृति होनी चाहिए, उसका एक पृष्ठ कम से कम स्फेरिकल होना चाहिए, वही स्फेरिकल लेंस होगा। तो देखिए द ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस, दो सरफेस से घिरी हुई, इन विच एट लीस्ट वन सरफेस इज कर्व्ड, कम से कम एक सरफेस इसमें क्या होनी चाहिए? कर्व्ड होनी चाहिए, इज कॉल्ड लेंस। इसी को हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। लेंसेज आर मेनली टू टाइप, लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं जबकि कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि कॉनकेव जो लेंस है वह
सारी प्रकाश किरण जो कि पैरेलल आती है इन्फिनिटी से, उन सभी को एक पॉइंट पर यानी कि फोकस पर कन्वर्ज कर देता है, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। जबकि कॉनकेव जो लेंस है वो सारी प्रकाश किरणों को डाइवर्ज कर देता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस यानी कि इसको उत्तल लेंस भी कहते हैं, और इस लेंस का उपयोग हम हाइपरमेट्रोपिया के लिए भी किया जाता है। देखिए, द लेंस विच हैव टू स्फेरिकल सरफेस आउटवर्ड कर्ड, यानी कि दो स्फेरिकल सरफेस है, ये आउटवर्ड कर्ड यानी कि बाहर की तरफ कर्व्ड है। इट इज थिकर एट मिडिल, यानी कि बीच में ये मोटा होता है, थिकर होता है, एज कंपेयर टू द एड्ज, एड्ज यानी कि किनारों की तुलना में बीच में ये मोटा होता है। और इट कन्वर्जेस रे ऑफ लाइट, यानी कि रे ऑफ लाइट को ये कन्वर्ज कर देता है। देखिए, कॉन्वेक्स लेंस क्या है? उत्तल लेंस। द लेंस विच हैव टू स्फेरिकल सरफेस, यानी कि ऐसा लेंस जिसके दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं, आउटवर्ड कर्व्ड यानी कि बाहर की तरफ कर्व्ड होते हैं। इट इज थिकर एट मिडिल, यानी कि ये बीच में कैसा होता है? थिकर होता है, यानी कि मोटा होता है। कंपेयर टू, एज कंपेयर टू द एड्ज, यानी कि किनारों की तुलना में ये बीच में मोटा होता है। टू द एड्ज यानी कि किनारों की तुलना में जो आपका जो कॉन्वेक्स जो लेंस है वो मोटा होता है, मिडिल में मोटा होता है, जबकि एड्ज पर किनारे जो हैं वो पतले होते हैं। इट कन्वर्जेस रे ऑफ लाइट, यानी कि रे ऑफ लाइट को ये कन्वर्ज कर देता है। इसका यूज हम हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष के निवारण में भी करते हैं। देखिए, द लेंस विच हैव टू स्फेरिकल सरफेस आउटवर्ड कर्व्ड, यानी कि यह लेंस जो है दो स्फेरिकल सरफेस जो कि आउटवर्ड कर्व्ड होती है उससे बना होता है। इट इज थिकर एट मिडिल, यानी कि मिडिल जो होता है, बीच वाला जो पॉइंट होता है वहां पे थिकर होता है, एज कंपेयर टू द एड्ज, यानी कि किनारों की तुलना में। इट कन्वर्जेस रे ऑफ लाइट, यानी कि ये रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है, यानी कि सभी को एक जगह मिला देता है। देखिए, यहाँ पे ये इन्फिनिटी से इंसिडेंस रे आ रही है, एक पॉइंट पे जाके सब मिल जाती है, यानी कि फोकस पर मिलती है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और सो इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहेंगे इसको? क्योंकि सारी प्रकाश किरणों को ये एक पॉइंट पर मिला देता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस यानी कि अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ओके, देखिए अब कॉनकेव लेंस क्या है? तो देखिए, कॉनकेव जो लेंस होता है इसको अवतल लेंस कहते हैं। और द लेंस विच हैव टू स्फेरिकल सरफेस इनवर्ड कर्ड, यानी कि इसकी दोनों सतह जो है इनवर्ड कर्ड होती है, यानी कि अंदर की ओर इस तरह से, यह इनवर्ड कर्ड है अंदर की तरफ। तो इस प्रकार का लेंस जो है वो कहलाएगा कॉनकेव लेंस। और इट इज थिनर एट मिडिल एज कंपेयर टू द एड्ज, यानी कि बीच में ये थिन होता है, नहीं पतला होता है, कंपेयर टू एड्ज यानी किनारों की तुलना में। इट डाइवर्जेस रे ऑफ लाइट, यानी कि रे ऑफ लाइट को क्या कर देता है? डाइवर्ज कर देता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं या डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। सो इट इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, इसलिए इसको हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। जितनी भी प्रकाश किरणें आ रही है, ये जितनी भी प्रकाश किरणें आ रही है डाइवर्ज हो रही है अलग अलग डायरेक्शन में। जब हम इनको बैक में लेंगे तो एक पॉइंट पे ये मिलती नहीं है, रियल में नहीं मिलती, मिलती हुई प्रतीत होती, इसलिए इससे जो बनने वाला जो इमेज है वो वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। इससे बनने वाला इमेज वर्चुअल होता है, नहीं काल्पनिक होता है। और इस प्रकार के लेंस को हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि बीच में ये थिन होता है जबकि किनारों में ये होता है थिकर। पैरामीटर ऑफ लेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि लेंस से रिलेटेड आपको रे डायग्राम बनाने के लिए उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, फोकस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, और ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, तभी आप रे डायग्राम के अंदर एक एक पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो देखिए, ऑप्टिकल सेंटर क्या है? जो आपका लेंस है उसका बीच वाला जो पॉइंट है वह कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। और जितनी भी डिस्टेंस मेजर की जाती है वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाती है, जबकि हमने मिरर के अंदर जितनी भी डिस्टेंस मेजर करी थी वो पोल से करी थी, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से की जाती है। तो देखिए, द मिडिल पॉइंट ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि लेंस का मिडिल वाला जो पॉइंट है वो ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। इट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर अ रे ऑफ लाइट पासेस विदाउट डेविएशन, यानी कि ये लेंस के अंदर का वो पॉइंट है जहां कोई भी प्रकाश किरण यानी कि रे ऑफ लाइट अगर ट्रांसफर हो रही है तो वहां से कोई डेविएशन नहीं होगा, यानी कि वहां से कोई भी डाइवर्ट नहीं होगा।
यानी कि इस जगह जाके रिफ्रैक्शन की घटना भी नहीं होती है, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर पे कोई भी प्रकाश किरण अगर सीधी जाती है स्ट्रेट तो स्ट्रेट ही चली जाती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, देखिए चूंकि ये दो गोले के भाग होते हैं जो लेंस होते हैं, तो यहाँ पे दोनों तरफ की जो आकृति होती है, इसका जो फर्स्ट जो पार्ट है वो कहलाएगा, उसका सेंटर कहलाएगा C1 और जो सेकंड वाला जो पार्ट है उसका सेंटर कहलाएगा C2। तो यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पहला है C1, दूसरा है C2। A lens is a part of two sphere। लेंस दो स्पेयर का पार्ट होता है, जैसे आपका जो मिरर होता है वो एक स्पेयर का पार्ट होता है, ये दो स्पेयर का पार्ट है। एंड द सेंटर ऑफ स्पेयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन स्पेयर्स का सेंटर कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस इन स्पेयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, एक होता है C1, दूसरा होता है C2। इसको ध्यान से देखिए, ये हमारा एक हमने बनाया कॉन्वेक्स लेंस। इस कॉन्वेक्स लेंस का ये है प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, ये बीच वाला पार्ट है ऑप्टिकल सेंटर, ये किसी न किसी गोले का भाग है। देखिए आप ध्यान से, उस गोले का जो सेंटर है ये इधर है, ये भी किसी न किसी गोले का भाग है, इसका जो सेंटर है ये इधर है। इस सेंटर को हम बोलेंगे C1, इसको बोलेंगे C2, इसके बीच और इसके बीच ये कहलाएगा F1 और ये कहलाएगा F2। अब देखिए जो सेंटर और ये यहाँ पे ये दो गोले का भाग है, इसलिए यानी कि दो गोलों से ये बना है, उन दोनों गोलों का जो सेंटर है वही कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो सेंटर ऑफ जो कर्वेचर है उससे O की जो दूरी है वह कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर की दूरी है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकस से ऑप्टिकल सेंटर की बीच की दूरी है वो कहलाएगी फोकल लेंथ। तो ये हमने कॉन्वेक्स जो लेंस है वो कैसे बना है इसको देखा। अब हम कॉनकेव लेंस की हम बात करते हैं, तो देखिए कॉनकेव लेंस में किस तरह के, वो भी दो गोलों का पार्ट है। ये कॉनकेव लेंस है, ये बीच में थिनर है और एड्ज है उस पे मोटा है यानी कि थिकर है। ये भी दो गोलों का पार्ट है, एक गोला ये और दूसरा गोला ये यानी कि दूसरा इस पर। इसका सेंटर है C1 और इसका सेंटर है C2। ये बीच वाला है इसका ऑप्टिकल सेंटर और ये है F1 और ये है F2। देखिए यहाँ पे कॉनकेव जो है उसका जो फोकस इस तरफ होता है, जबकि कॉन्वेक्स जो है इसका फोकस इस तरफ होता है, क्योंकि ये क्या करता है सारी प्रकाश किरणों को कन्वर्ज कर देता है। तो यानी कि फोकस इसका है F2 और इसका फोकस है F1। यानी कि ये जो सेंटर ऑफ जो कर्वेचर है यहां से यहां तक की दूरी ये कहलाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, चाहे वो यहां से यहां तक की दूरी हो। तो ये आपका है कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस जो बीच में कैसा होता है, पतला होता है यानी कि थिनर होता है एज कंपेयर टू एड्ज की तुलना में। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस क्या है। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ दो सेंटर ऑफ जो कर्वेचर है C1 और C2 को मिलाने वाली जो रेखा दैट क्रॉस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि C1 O एंड C2, उस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखिए जो लाइन है दैट इज द इमेजिनरी लाइन, दिस इज द इमेजिनरी लाइन। ये जो लाइन दिख रही है ये कहलाती है प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, अ लाइन विच पासेस फ्रॉम C1 O एंड C2। ऐसी लाइन जो C1 और C2 और ऑप्टिकल सेंटर तीनों से गुजरती हो दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष भी कहते हैं इसको। फोकस क्या है, अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रे ऑफ लाइट कन्वर्जेस आफ्टर रिफ्रैक्शन कॉल्ड फोकस। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस पर वह पॉइंट जहां पे सारी प्रकाश किरणें जो कि पैरेलल आती हुई जिस पॉइंट पे वो कन्वर्जेस हो रही है दैट इज कॉल्ड फोकस, उसको हम फोकस कहते हैं। और जो F2 जो होता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस का, जबकि F1 जो होता है वो होता है कॉनकेव लेंस का। अगला है फोकल लेंथ क्या है, जो फोकस है उस फोकस से ऑप्टिकल सेंटर की जो दूरी है वह कहलाती है फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस टू ऑप्टिकल सेंटर, द डिस्टेंस फ्रॉम द F2O इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, यानी कि F बराबर R/2, ये भी आपको याद रखना चाहिए। द डिस्टेंस बिटवीन F एंड O इज कॉल्ड फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को डिनोटेट करते हैं अपन स्मॉल f से, जबकि फोकस को डिनोट करते हैं कैपिटल F से। ये याद रखना है।
देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन सी टू ओ, यानी कि सी से ओ के बीच की जो दूरी है वह क्या कहलाती है, वह कहलाती है रेडियस, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि आपके सी से ओ के बीच की दूरी ये कहलाएगी आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फोकल जो रेडियस ऑफ जो कर्वेचर है, ये फोकल जो दूरी है उसकी डबल होती है, यानी कि जो r जो है ये होती है 2f के बराबर। अब f निकालेंगे तो r में 2 का भाग दे दीजिए तो आपका जो आ जाएगा फोकल लेंथ आ जाएगी। अगला देखिए रूल्स ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये रूल्स आपको पता नहीं है तो आप अच्छे से रे डायग्राम नहीं बना सकते और रियल पोजीशन ऑफ द इमेज आप नहीं बना सकते। तो देखिए इसके 3 रूल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिए। पहला, जब भी प्रकाश किरणें अगर लेंस पर आ रही है, अगर पैरेलल आ रही है, व्हेन लाइट रे इज द पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन वे जो जिस पॉइंट पे गुजरेगी दैट इज कॉल्ड फोकस, यानी कि फोकस से गुजरेगी, यानी कि पैरेलल आती हुई किरण फोकस से गुजरेगी, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से पास होती हुई आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो जाती है। और तीसरा पॉइंट, अगर कोई प्रकाश किरण ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है तो वो सीधी सीधी विदाउट डेविएशन चली जाती है। दैट इज, ये 3 रूल्स है इमेज फॉर्मेशन के फॉर द लेंस। तो पहला है हमारा, इफ द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर लाइट रे आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पास थ्रू द फोकस, रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से गुजरेगी। दूसरा पॉइंट है हमारा, इफ द रे ऑफ लाइट इंसिडेंस थ्रू द फोकस आफ्टर द रिफ्रैक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर फोकस से गुजरते हुए आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। और तीसरा पॉइंट अभी रिसेंटली आपको बताया, अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई पास हो रही है तो विदाउट डेविएशन वो चली जाती है। तो देखिए, इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंस टू द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि डायरेक्शन ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर पे कोई प्रकाश किरण आती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद विल पास विदाउट एनी डेविएशन, बिना मुड़े, बिना डेविएशन के, बिना विचलन के वो सीधी की सीधी चली जाएगी। तो 3 रूल्स हैं आपके, तीनों आपको याद रखने हैं। पैरेलल आती है तो फोकस से गुजरेगी, फोकस की डायरेक्शन में आ रही है तो पैरेलल हो जाती है, और ऑप्टिकल सेंटर की डायरेक्शन में आ रही है तो विदाउट डेविएशन की चली जाती है। अब हम तीनों नियम्स को यहाँ पे मैंने डायग्राम से समझाया है। ये प्रकाश किरण प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल आ रही है, इंसिडेंस रे, और ये जब आफ्टर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये फोकस से गुजर जाती है। दूसरा पॉइंट है हमारा, ये फोकस से गुजरते हुए आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है ये हो जाती है प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस की डायरेक्शन में। और तीसरा जो पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है, अगर कोई इंसिडेंस रे अगर ऑप्टिकल सेंटर की डायरेक्शन में आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे है विदाउट डेविएशन यानी कि सीधी सीधी चली जाती हैं। तो तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स से आपकी मदद करेंगे किसमें, रे डायग्राम्स में और इमेज फॉर्मेशन में। ओके, तो पहला हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में किस प्रकार इमेज बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें 6 डायग्राम बनते हैं, 6 रे डायग्राम्स जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो पहली पोजीशन हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे इंफिनिटी पर। 6 पोजीशन आपको मैं क्लियर कर देता हूं। फर्स्ट पोजीशन हम रखेंगे इंफिनिटी पर, सेकंड पोजीशन हम रखेंगे बियॉन्ड C1, थर्ड पोजीशन हम रखेंगे C1 पर, फोर्थ पोजीशन हम रखेंगे C1 और F1 के बीच में, और फिफ्थ पोजीशन रखेंगे फोकस पर यानी कि F1 पर, और आखिरी पोजीशन रखेंगे अपन F1 और O के बिटवीन यानी कि बिटवीन F1 एंड O। तो 6 पोजीशन है। अब 6 पोजीशन में ध्यान से रखना है, जब हम इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब इमेज बनता है रियल और इन्वर्ट और बहुत ही छोटा यानी कि टीनी। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास में लाते हैं वैसे वैसे इमेज बड़ा होता जाएगा। अब हम इधर से ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं, इमेज बड़ा होगा, एक कंडीशन ऐसे आएगी इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों बराबर हो जाएंगे। अब हम ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं, इमेज दूर जा रहा है और इमेज बड़ा होता जा रहा है, रियल और इन्वर्ट बनता जा रहा है, और आखिरी पोजीशन जब ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में होगा दैट टाइम आपका इमेज जिधर ऑब्जेक्ट है उस तरफ न बन के अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि यहाँ पे जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही बनेगा, क्योंकि ये जो है ये बनेगा वर्चुअल। तो 5 डायग्राम इसके बनेंगे रियल और इन्वर्ट, और जब छठवां जो डायग्राम है, छठवां जो रे डायग्राम है वो बनेगा वर्चुअल और इरेक्ट और एनलार्ज देन ऑब्जेक्ट। तो ध्यान से देखिए एक एक पॉइंट्स को।
पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पर जब भी प्रकाश किरणें आती है तो वो पैरेलल आती है, ध्यान रखना, जब भी इंफिनिटी से प्रकाश किरणें आएगी वो पैरेलल आती है। तो जो पैरेलल प्रकाश किरणें आती है वो एक पॉइंट पे जाके मिलती है, दैट इज कॉल्ड फोकस। तो यानी कि इमेज जो पोजीशन बन रही है F2 पर बन रही है, साइज जो है हाईली डिमिनाइज्ड यानी कि बहुत ही छोटा है, इस तरह का डॉटेड बन रहा है, बहुत ही छोटा, और नेचर इसका रियल, यानी कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये रियल में मिल रही है, इसलिए यहां जो इमेज बन रहा है वो बन रहा है रियल। ओके, नेक्स्ट दूसरी कंडीशन है जो कि बियॉन्ड C1 है, C1 के पास में। तो देखिए एक प्रकाश किरण पैरेलल आती है तो फोकस से गुजरेगी, दूसरी प्रकाश किरण फोकस की डायरेक्शन में आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के। ये जो रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे मिलती है दैट इज कॉल्ड इमेज पॉइंट पोजीशन। तो यहां इमेज बन रहा है, तो यहां जो इमेज बन रहा है ये इमेज बन रहा है इस जगह, यानी कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रहा है, इसलिए ये जो इमेज है उल्टा इमेज बनेगा, यानी कि रियल में मिल रही है तो रियल, और इन्वर्ट यानी कि उल्टा, यानी कि साइज ऑफ इमेज की हम बात करें तो बहुत छोटा बनेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटा है। देखिए ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी है, ये उससे छोटा बन रहा है तो ऑब्जेक्ट से छोटा है, और पोजीशन इसकी है F2 और C2 के बीच में, और नेचर इसका रियल और इन्वर्ट है, और साइज जो इसकी ऑब्जेक्ट से छोटी है, यानी कि डिमिनाइज कह सकते हैं इसका, या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा है। अब हम वस्तु को रख रहे हैं C1 पर, जब हम वस्तु को C1 पर रखते हैं तो इमेज बनेगा C2 पर और ऑब्जेक्ट के बराबर बनेगा और रियल और इन्वर्ट बनेगा। तो देखिए यहां से प्रकाश किरण जाती है प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ पे फोकस से गुजरेगी, दूसरी प्रकाश किरण फोकस की डायरेक्शन में गई तो पैरेलल हो जाती है, और ये रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे मिलती है उस पॉइंट को हम कहते हैं इमेज की पोजीशन। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज है C2 पर, यानी कि जब ऑब्जेक्ट को C1 पर रखते हैं तो इमेज बनता है आपका C2 पर, तो पोजीशन ऑफ इमेज है एट C2, नेचर ऑफ इमेज है रियल और इन्वर्ट, और साइज ऑफ इमेज है सेम साइज का। तो तीसरी पोजीशन हो गई हमारी। चौथी पोजीशन है ऑब्जेक्ट बिटवीन C1 एंड F1, ऑब्जेक्ट बिटवीन C1 एंड F1। तो देखिए पोजीशन ऑफ इमेज कहां बनती है, यहां पे हम दोनों को जब वस्तु को रखेंगे तो ये जो इमेज बनेगा बियॉन्ड C2 बनेगा। तो देखिए अब पैरेलल आ रही है तो फोकस से गुजरेगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर की दिशा में तो सीधी सीधी चल जाती, तो जब ये प्रकाश किरण मिलेगी तो ये C2 से दूर मिलेगी, तो यानी कि इमेज जो बनेगा वो बड़ा बनेगा ऑब्जेक्ट से, और बड़ा बनेगा इसका मतलब एनलार्ज देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा, और बियॉन्ड C2, और नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्ट, तो यानी कि साइज इसका एनलार्ज है। पांचवी कंडीशन ऑब्जेक्ट एट F1, जब ऑब्जेक्ट को हम F1 पे रखते हैं तो देखिए यहाँ पे पोजीशन ऑफ इंफिनिटी, यानी कि इंफिनिटी पर ये बनेगा आपका इमेज, नेचर रियल और इन्वर्ट बनेगा, और साइज इसकी होगी हाईली एनलार्ज। और देखिए जब F1 पर रख रहे हैं तो पैरेलल जा रही है तो फोकस से गुजरेगी ये ऑप्टिकल सेंटर पे, तो देखिए आगे बहुत दूर जाके मिलेगी, जितनी दूर मिलेगी उतना ही प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगा और उतना ही बड़ा बनेगा। तो ये पांचवी कंडीशन। और आखिरी कंडीशन में उल्टा होता है, सिस्टम चेंज हो जाता है। आखिरी कंडीशन में क्या हो रहा है, वस्तु को हम रखेंगे F1 और O के बीच में, यानी कि यहां रखा तो प्रकाश किरण सीधी गई तो यानी कि सीधी यानी कि पैरेलल जाती है तो फोकस से गुजरेगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर की, देखिए दोनों की दिशा अलग है, अब यहाँ पे रियल में मिलने की संभावना नहीं है, तो जब हमको इनको वर्चुअली पीछे की ओर लेंगे तो जिस पॉइंट पर ये मिल रही है, यानी कि ये जो पॉइंट आ रहा है ये आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से ऊपर आ रहा है, और प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से ऊपर जो आता है तो यानी कि इमेज जो बनेगा आपका बनेगा इरेक्ट बनेगा। और देखिए ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी है, इमेज इतना बड़ा है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा है इमेज की तुलना में, यानी कि इमेज बड़ा बन रहा है, यानी कि जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल बन रहा है, रियल नहीं बन रहा है, क्योंकि रियल किरणें मिल रही क्या, नहीं मिल रही, तो वर्चुअली मिल रहा है, और पीछे की तरफ मिल रहा है, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर मिल रहा है, और सीधा है और वस्तु से बड़ा है। तो पोजीशन हो गई, नेचर हो गया, साइज हो गई। देखिए इमेज पोजीशन एट द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की साइड में, और नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल और इरेक्ट, यानी कि वस्तु वर्चुअली यानी कि रियली नहीं मिल रही है, और इरेक्ट यानी कि, और साइज ऑफ इमेज एनलार्ज, यानी कि एनलार्ज यानी वस्तु से बड़ा है, तो साइज ऑफ इमेज एनलार्ज है। अगला देखिए कॉन्वेक्स इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव लेंस, यानी कॉन्वेक्स की हमने देख लिया, अब कॉनकेव जो है लेंस है, इसके अंदर इसमें दो ही डायग्राम बनते हैं, पहला है वस्तु को हम रखेंगे इन्फिनिटी पर, दूसरा है वस्तु को हम रखेंगे इन्फिनिटी और O के बीच में, तब जो इमेज बनेगा। इसके विशेष बात है जब जो आपका कॉन्वेक्स मिरर काम करता है वो यहाँ पे कॉनकेव करेगा। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ऑब्जेक्ट का स्मॉल साइज का इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, और
इरेक्ट इमेज बनाता है। ये तीन चीजें याद रखना, ये वही काम यहाँ पे कॉनकेव करेगा। तो देखिए पहला पॉइंट, पोजीशन हम रख रहे हैं वस्तु की एट इंफिनिटी पर। तो देखिए इंफिनिटी से प्रकाश किरण आती है, यहाँ पे क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो डाइवर्ज प्रकाश किरणें कभी भी रियल में नहीं मिलेगी, जब हम इनको बैक में लेंगे तो जिस पॉइंट पे मिलेगी वह है आपका फोकस। तो ये फोकस जो है डॉटेड साइज का है, इसका मतलब जो इमेज बनेगा बहुत छोटा बनेगा, टीनी बनेगा, और ये वर्चुअल होगा, सीधा होगा। तो देखिए नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल इरेक्ट, और पोजीशन ऑफ इमेज एट f1, और साइज ऑफ इमेज टीनी यानी कि बहुत छोटा। तो एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन है हमारी, दूसरी कंडीशन हमारी बिटवीन इंफिनिटी एंड ओ। तो देखिए ये इंफिनिटी और ओ के बीच में कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट को रख दो, कहीं पे भी, तब देखिए यहां से प्रकाश किरण पैरेलल जा रही है तो फोकस की दिशा में डाइवर्ट हो गई। दूसरी प्रकाश किरण ऑप्टिकल सेंटर पे गुजार दो तो सीधी सीधी चले जाएगी विदाउट डेविएशन के। जहां ये मिल रही है उस जगह मिल रही है जहां पे ये, इसको हम बैकअप में ले रहे हैं फोकस की डायरेक्शन में, जहां मिल रही है वहां आपका इमेज बनेगा। तो इमेज बहुत छोटा बन रहा है, ऑब्जेक्ट बड़ी है, इमेज छोटा है। तो दूसरी कंडीशन में इमेज बनेगा हमेशा फोकस और ओ के बीच में, फोकस और ओ के बीच में, यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन f1 एंड o, साइज ऑफ इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा बनेगा, और नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगा, यानी कि वर्चुअली और इरेक्ट होगा। लेंस के जितने भी सवाल होते हैं उन सवाल को सोल्व करने के लिए हमें काम में लेना पड़ता है। तो लेंस फॉर्मूला है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। लेंस फॉर्मूला है ये आपका 1/v माइनस 1/u, ये इक्वल होता है 1/f के। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो यहाँ पे u क्या है, ऑब्जेक्ट की दूरी है किससे, ऑप्टिकल सेंटर से। v क्या है, यहाँ पे इमेज की दूरी है ऑप्टिकल सेंटर से, और यहाँ पे f क्या है, फोकल डिस्टेंस है जो कि ऑप्टिकल सेंटर से। तीनों दूरियां यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से हैं। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। जब भी आपको सवाल करोगे तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धनता। तो देखिए मैग्निफिकेशन क्या है, जो ऑब्जेक्ट जो है उसका इमेज बनता है, यानी कि ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज कितना गुना बड़ा है या कितना गुना छोटा है, कितना आवर्धित हुआ है, वही कहलाता है आपका मैग्निफिकेशन। तो देखिए मैग्निफिकेशन m बराबर h डैश अपॉन h, यहाँ h डैश जो है हाइट ऑफ इमेज है और h यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये दोनों इक्वल है v अपॉन u के। v यानी कि जो इमेज की डिस्टेंस है और u यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। तो m बराबर v अपॉन u। अगर आपको h डैश और h दिया हुआ है तब आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, अगर ये नहीं दिया हुआ है तो आप डिस्टेंस, दोनों की डिस्टेंस का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि जो इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए एक सवाल है यहाँ पे, ये सवाल आप सभी के लिए है, इसको ध्यान से देखिए। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस हमेशा दिमाग के अंदर बिठा लो, कॉनकेव लेंस से उसका फोकस किधर होता है वो भी दिमाग के अंदर सेट हो जाना चाहिए। ये कैसा इमेज बनाता है, छोटा बनाएगा और वर्चुअली होगा और इरेक्ट होगा, ये सारी दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। तो कॉनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है f, इसकी फोकस जो है वो माइनस में होगी, ये भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसकी फोकल लेंथ जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इसकी फोकस बनती है। व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस टू बी प्लेस्ड so that it form an image at 10 डिस्टेंस। यहाँ पे इमेज 10 डिस्टेंस पे बने, यानी कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रहे कि इमेज 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो यानी कि यहाँ पूछा गया कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर, यानी कि u पूछा गया, तो u का मान माइनस में होगा, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। और फ्रॉम द लेंस आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस, लेंस के द्वारा जो मैग्निफिकेशन वो भी आपको निकालना है। तो देखिए ये कॉनकेव लेंस है, फोकस दूरी यहाँ पे माइनस में होगी, v जो है वो भी माइनस में होगा कि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही यहाँ पे इमेज बनेगा, और ये है -10 सेंटीमीटर, हमें u निकालना है। तो इसके लिए जो आपका लेंस फॉर्मूला आपको हमेशा दिमाग में सेट होना चाहिए, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, और जब हम u निकालेंगे तो ये उधर जाएगा। तो देखिए 1/u बराबर हो जाएगा 1/v माइनस 1/f। तो यानी कि 1/u है, इसको जब हम इधर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये उधर चले जाएगा, तो ये प्लस है ये माइनस में हो जाएगा। ये कुछ नहीं किया हमने, इसको इधर किया तो ये माइनस वाला प्लस में हो गया और ये प्लस वाला माइनस में हो गया, और बाकी कुछ नहीं किया हमने, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1/u, v का मान रख दीजिए -10, और यह माइनस का चिन्ह है सर, -15, ये माइनस से माइनस हो गया प्लस,
जब हम 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो -30 आएगा, और जब -30 का 1 में गुणा करके -10 से भाग देंगे तो संख्या प्लस की हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये जो आपका प्लस का चिन्ह है ये प्लस है, और ये -15 जो है आपका ये या -30 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, और फिर 15 से इसको हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा -2, क्योंकि संख्या अपनी माइनस की है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 प्लस के हैं और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 2 गए तो 1, तो यानी कि 1 और माइनस के 30। जब हम इसको ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ पे u बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की दूरी है वो हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। और किधर है, जिधर ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट जिधर फोकस है उधर ही है। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा आ जाता है। मैग्निफिकेशन निकालने के लिए m बराबर v/u, ये वाला फॉर्मूला ले लो। v का मान ऑलरेडी दिया हुआ है, u का मान हमने निकाल लिया, माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। इसका मतलब जो इमेज है वो 1/3 होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है, अगर 1/3 का मतलब अगर वो 9 है, ऑब्जेक्ट की हाइट अगर 9 सेंटीमीटर है तो 1/3 उसका होगा 3, यानी कि 1/3 हो जाएगा। तो यानी कि 1/3 यानी कि 0.33, यानी कि ये आपका आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे मैंने इसको क्लियर भी करा दिया है। u जो है आपका यहाँ आ जाता, यानी कि f1 दिया हुआ है, अगर ये 15 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे 10 पे रखी है, तो इमेज जब बनेगा तो वो कहाँ बनेगा, इमेज तो यहाँ बन ही रहा है, ऑब्जेक्ट की दूरी ये है, इमेज यहाँ पे बन रहा है, ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ रखी हुई है, तो ये ऑब्जेक्ट इस जगह रखा जाएगा। और ये जो दूरी आई कितनी आई, ये u बराबर आई -30 सेंटीमीटर, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है o से यहाँ तक की ये आ जाती है 30 सेंटीमीटर, और इधर की दूरी माइनस में होती है। ठीक है, क्योंकि जिधर ऑब्जेक्ट रहता है वो हमेशा माइनस में होती है, ऑलवेज, ये दिमाग के अंदर सेट कर लेना। चाहे भले मिरर हो या लेंस हो, दोनों के लिए u जो है वो माइनस में होगा, और u की तरफ जो डायग्राम्स बनेंगे या जो भी इमेज बनेंगे उनकी डिस्टेंस भी माइनस में होगी। दूसरा सवाल है 2 सेंटीमीटर टाल ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो लंबाई यानी कि h दी हुई है, h कितनी है 2 सेंटीमीटर, ध्यान रखना, और ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर होता है यानी कि सीधा होगा, इसलिए प्लस में है यहाँ पे। इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा है। कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ दे रखी इसकी 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है, इसकी फोकल लेंथ प्लस में होगी, ये भी आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए, क्योंकि इसका फोकस उधर होता है और उधर की दूरी प्लस में होती है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की दूरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, और मैग्निफिकेशन भी निकालना है। तो ये हमें फोकस दूरी दे रखी है u, यानी कि u हमेशा माइनस में, जो कि 15 सेंटीमीटर है, h यानी कि हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो दे रखी है। अब देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला हमें हमेशा याद रहना चाहिए, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। हमें v निकालना है, यानी कि इमेज की डिस्टेंस निकालनी है, तो v निकालने के लिए इसको इधर पटकी है, इसको इधर पटकी है, तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, तो 1/f बराबर फोकस इसकी प्लस में है, प्लस का चिन्ह है, u का मान माइनस में, माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 और 15 का जब एलसीएम निकालेंगे, 10 और 15 का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकालेंगे तो -30 आएगा। ठीक है, अब -30 जो है इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 में और 10 से भाग देंगे तो -3, फिर वापस से यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस का जब हम देखिए यहाँ पे ये प्लस का चिन्ह है, सबसे पहले प्लस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का हम जब इसमें गुणा करेंगे 1 में तो हो जाएगा -30, और जब फिर माइनस से हम भाग देंगे तो माइनस माइनस वापस से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे -3 + 2, और यहाँ पे देखिए -1 आएगा इसका, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1/30, तो v बराबर आएगा 30, यानी कि इसको उल्टा कर दो तो वो भी ऊपर उलट जाएगा। तो यानी कि v जो है इमेज की जो दूरी है वो आएगी कितनी, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का मतलब जो इमेज बन रहा है आपका फोकस की दिशा में बन, जिधर फोकस है ना उसे उधर ही बन रहा है। ठीक है, अब हमें मैग्निफिकेशन भी निकालना, तो m बराबर v/u, m बराबर v/u, v का मान यहाँ दिया हुआ है या हमने निकाल ही लिया है, तो v का मान 30 सेंटीमीटर, और ये u जो है -15 से हम जब इसका भाग देंगे तो आ जाएगा 2 आएगा, और वो माइनस में आएगा, यानी कि मैग्निफिकेशन 2 गुना है, और इमेज जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, यानी कि माइनस चिन्ह तो उल्टे को बता रहा है, और 2 गुना है। जब हम हाइट निकालेंगे, मैग्निफिकेशन 2 गुना है, इसका मतलब क्या है, जो आपका ऑब्जेक्ट की जो हाइट है 2 सेंटीमीटर है, उसका 2 गुना कर दो, तो यानी कि जो आपका इमेज की हाइट है वो कितनी आएगी, 4 आएगी, यानी 4 सेंटीमीटर। इसको इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं कि m बराबर होता है h'/h,
तो आपका h डैश बराबर m इंटू एच, m बराबर में आपका -2 है और हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो भी 2 है, तो 2 से 2 करेंगे तो -4 सेंटीमीटर, याद रखिए 4 सेंटीमीटर आपका आया इमेज, और जो ऑब्जेक्ट है वो था 2 गुना हो गया, और माइनस चिन्ह तो इसको बताता है कि उल्टा है। ओके, क्या है? उल्टा है इमेज। अगला है पावर ऑफ लेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि P बराबर होता है 1/f। यहाँ पे फोकस जो दूरी है f वो हमेशा होगी मीटर में, काय में होगी? मीटर में। तो देखिए द कैपेसिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज ऑफ द रे इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, यानी कि या तो लेंस कैपेसिटी करे, लेंस की क्या कैपेसिटी है? या तो कन्वर्ज करेगा, कौन वाला करेगा? कॉन्वेक्स, या डाइवर्ज करेगा कॉनकेव, वही कैपेसिटी क्या है? उसकी पावर ऑफ लेंस है। तो देखिए इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल होती है, यानी कि P बराबर होता है 1/f। यूनिट ऑफ पावर लेंस इज डायोप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर ऑफ लेंस की क्या यूनिट है, तो डायोप्टर करना है। ओके, तो डायोप्टर है यहाँ पे। और पावर ऑफ जो कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है वो हमेशा होती है प्लस में, क्योंकि उसका जो फोकस होता है उस तरफ होता है, तो उधर की दूरी होती है प्लस में, और जबकि कॉनकेव जो लेंस है उसकी जो पावर ऑफ लेंस है वो होती है माइनस में। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है। और रिफ्रेक्ट, अगला सवाल है यहाँ पे, पावर ऑफ लेंस कैलकुलेट करना है हमें, फोकल लेंथ दे रखी जो कि -500 सेंटीमीटर है। तो 500 को जब हम मीटर में बदलेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया आपको कि यहाँ पे फोकल डिस्टेंस हमेशा आपको मीटर में करनी है, तो मीटर में बदलेंगे तो सेंटीमीटर जगह मीटर में बदलेंगे। जब छोटी राशि को बड़ी करेंगे तो हमें 100 का भाग देना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा -5 मीटर। और इस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो 1/5 जो कि माइनस में है, तो माइनस आ जाएगा 0.2 d, यानी कि 0.2 डायोप्टर। 0.2 डायोप्टर क्या आया? आपका पावर ऑफ लेंस आया। और पावर ऑफ लेंस माइनस में क्यों आया? क्योंकि आपका जो लेंस है वो कैसा है? कॉनकेव लेंस है। कौन सा है? कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो अपवर्तनांक कहते हैं इसको। देखिए NM बराबर C अपॉन NM बराबर C, यानी कि लाइट ऑफ द स्पीड है, लाइट की स्पीड वैक्यूम में वो, और V जो है मीडिया में स्पीड, मीडियम यानी कि जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है उसके हम कंपेयर कर रहे हैं किससे? वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड को, इसी को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इसको अपवर्तनांक भी कहते हैं। NM बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडिया, जिस मीडिया में हम कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि हम अगर ग्लास में कंपेयर करें तो जो ग्लास के अंदर जो वेलोसिटी है उसको नीचे रखेंगे, और जो लाइट के अंदर जो स्पीड है, लाइट के अंदर जो प्रकाश की जो स्पीड है वैक्यूम में, वो फिक्स है, 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकंड है, वो फिक्स है। ठीक है, उससे कंपेयर कर रहे हैं हम उस मीडिया की, तो वही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो देखिए C बराबर स्पीड ऑफ लाइट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। NM बराबर, यानी कि यहाँ पे आपका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर C/V। इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना है, NM बराबर C/V, क्योंकि सवाल आते ही रहते हैं इससे। ओके, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द रेशियो ऑफ लाइट इन द मीडिया, यानी कि जो लाइट की जो एयर के अंदर जो लाइट की जो स्पीड है उसका रेशियो किससे कंपेयर कर रहा है? मीडिया से। तो वही क्या है? आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अलग अलग पदार्थ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। जैसे एयर है, एयर का वैक्यूम की तुलना में ज्यादा अंतर नहीं, इसलिए 1 आ रहा। ठीक है, 1.0003, और बेंजीन के अंदर 1.5 आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आइस के अंदर 1.31 आ रहा है, और वाटर के अंदर 1.33 आ रहा है, और एल्कोहल के अंदर 1.36 आ रहा है। इसी प्रकार से केरोसिन के अंदर 1.44, और सेफ्रायर के अंदर है 1.77, क्वार्ट्ज के अंदर 1.46, क्राउन ग्लास के अंदर 1.52, कनाडा बाल्सम के अंदर 1.53, रॉक साल्ट के अंदर 1.54, और रूबी के अंदर 1.71, और डायमंड के अंदर, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। इसका मतलब डायमंड ट्रांसपेरेंट तो है, लेकिन एयर की तुलना में रिफ्लेक्ट करने की जो क्षमता है इसकी है 2-2.5 गुना ज्यादा है। कितनी है? 2.5 गुना ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पे 2.42 यहाँ दिया हुआ है, 2.42 ये दे रखा है, NM दे रखा है किसका? ये 2.42 ये दे रखा है डायमंड का। किसका दे रखा है? डायमंड का। अब आपको क्या करना है? डायमंड में लाइट की स्पीड निकाल सकते हैं आप। कैसे निकाल सकते हैं? आपको फॉर्मूला ये लगाना है, NM बराबर C/V। ओके, C का मान आप सभी को पता है, मैंने पहले ही बता दिया, 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकंड। ये आपको याद रखना है, 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकंड। तो हमें वेलोसिटी निकालनी, तो V बराबर हो जाएगा C/NM।
C अपॉन NM। C जो है वो है 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकंड, और यहाँ पे NM बराबर जो है, यहाँ पे NM बराबर है 2.42। जब हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर चली जाएगी 2 जीरो, तो यहाँ पे 242, 2 जीरो इधर ले लीजिए आप, तो यहाँ हो जाएगा 300 बटे 242 इंटू 10⁸ मीटर बटे सेकंड। तो देखिए इसकी स्पीड जब हम इसका भाग देंगे तो आ जाएगा, यानी कि जो स्पीड होगी वो वैक्यूम की तुलना में कम ही होगी। तो ये जो फॉर्मूले हैं इनका यूज हम कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो उस मीडिया में लाइट की स्पीड निकाल सकते हैं। थैंक यू, इस वीडियो को देखा आपने।